बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जा रहा है। जब हम नर्सेज की बात करते हैं तो पर्सनली मैं, अगर आप मेरी ओपिनियन और मेरा राय पूछें तो हम अपनी नर्सेज को एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क में या साउथ एशिया में वो वाली रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं देते जो वो जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं। चाहे मेल नर्स हो, फीमेल नर्स हो, बात यह है कि नर्सेज जितना एफ़र्ट करते हैं शायद वो डॉक्टर्स से भी ज़्यादा हो। अब डॉक्टर्स को ऑफेंड नहीं करना चाहती, डॉक्टर्स, मैं हमेशा आपको पता है ऑनर भी प्रोग्राम पे ये बात कहती हूँ हमेशा कि डॉक्टर्स मेरे लिए तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से फरिश्ते भेजे गए हैं इस दुनिया में जो लोगों को, बीमारों को, तकलीफ़ में घिरे हुए लोगों को आसानी फराहम करते हैं, उनके लिए एक सुकून का बायस बनते हैं, राइट। सो डॉक्टर्स की अहमियत अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर आता है, वो प्रिस्क्रिप्शन आपको देता है या आपकी सर्जरी करता है या जो भी करता है, और फिर जो ज़्यादातर टाइम पेशेंट के साथ किसी भी अस्पताल में, किसी भी इदारे में गुजारता है बंदा, वो नर्सेज होती हैं। और नर्सेज के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और एफ़र्ट्स हैं उनको एक मिनट के लिए भी निगेट नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स इंसान का नसीहा होते हैं और नर्सेज भी किसी नसीहा से कम नहीं होती, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक की होती है पेशेंट का ख्याल रखने में। अब देखें, कोई बंदा बीमार है, तकलीफ़ में है, उसका मूड भी ख़राब होगा। बड़े पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बात नहीं सुनते, जिसको हम डिफ़िकल्ट पेशेंट्स भी कहते हैं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहने के बावजूद भी चीज़ें नहीं करते, तो वो सारे काम कौन करवाता है? नर्सेज करवाते हैं। अब पेशेंट मान नहीं रहा कि भाई उसको आईवी लाइन लगानी है, आईवी लाइन नर्स ने लगानी है, ड्रिप उसने लगानी है, दवाइयाँ उन्होंने टाइमली देनी है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, पूरा चेकअप करना है। बल्कि बहुत से हॉस्पिटल्स में तो नर्स आके पहले पूरी हिस्ट्री लेती है पेशेंट की कि जी क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और वो फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के डॉक्टर को बाकी इन्फॉर्मेशन देती है। और फिर डॉक्टर आपके पास आता है और 10 मिनट 15 मिनट आपके साथ गुजार के चला जाता है। फिर नर्स सेंटर होती है और आपको प्रिपेयर करके आगे लेके जाती है या आपको रवाना करती है घर के लिए। सो नर्स को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कैसे हम ये भूल सकते हैं कि हमारे दुख, तकलीफ़, गम में हमारी नर्सेज ही हैं, मेल हों फीमेल हों, जो हमारा साथ देते हैं। और व्यूअर्स, नर्सिंग एक प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशन की फील्ड है जिसके अंदर लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आगे आते हैं। इसी के साथ साथ मैं मिडवाइफ को भी बड़ा क्रेडिट दूंगी जो डॉक्टर्स की जगह डिलीवरीज कर रही होती है और बहुत से काम कर रही होती है जहाँ पे पेशेंट्स की रज़ाई नहीं होती टू डॉक्टर्स, या वहाँ पे डॉक्टर्स होते ही नहीं हैं। सो नर्सेज की सिग्निफिकेंस एक बड़ा क्लासिक और बड़ा ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, वो है कोविड में व्यूअर्स, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, स्पेशली हमारी नर्सेज ने उन लोगों का ख्याल रखा, उन लोगों का साथ दिया जिनके पास उनके अपने ख़ानदान वाले तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि लोग क्वारंटीन में होते थे, वो नर्सेज ही होती थी जो अंदर जाते थे या जाती थी, और उनको दवाइयाँ देना, उनके वेंट पे चीज़ें चेक करना, ड्रिप्स करना, इंजेक्शंस लगाना, और अपनी जान को दाव पे लगा के पेशेंट्स का ख्याल रखा। और कितने ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज की व्यूअर्स कोविड के दौरान डेथ हुई, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उसकी वजह से। अक्सर जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ उनके घर वालों को रुकने की परमिशन नहीं मिलती थी तो नर्सेज ही होती थी या होते थे जो लिटरली उनका ख्याल रखते थे, और वीडियो कॉल्स पे उनकी फैमिली से बात कराना, उनको थोड़ा सा उनके साथ कनेक्टेड रखना। देखिए, मैं कोई डाउट वाली बात नहीं, जबकि मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि जब लोगों की हेल्थ या वेलबींग की बात आती है तो नर्सेज अपना रोल बड़े ही खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में अदा करती हैं और करते हैं। सो आज का दिन हम नर्सेज को याद कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे है, 12 मई को पूरी दुनिया में नर्सेज के इस दिन को मनाया जाता है। बहुत सी कन्वेंशंस होती हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। तो आज ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है नर्सेज को। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ आमना इलियास की तरफ रुख करते हैं, उनकी राय भी सुनते हैं नर्सेज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आमना, आज इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद मोस्ट रिस्पेक्टफुल जो प्रोफेशन है ना, वो ये कंसिडर किया जाना चाहिए और किया भी जाता है, बट इसके लिए शायद वही बात है कि हम इनको इतना एक्नॉलेज नहीं करते, तो एक्नॉलेजमेंट की कमी है। बिकॉज
बहुत सारी जगहों पे मैक्सिमम टाइम पेशेंट के साथ नर्सेज ही स्पेंड करती हैं या करते हैं, और उनकी जो भी एम्पैथी है, उनकी काइंडनेस, वो वाकई कहीं पे बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं होती। बट आज जो है हम इंटरनेशनली इनके लिए स्पेशल एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू ऑल द नर्सेज, और जितना भी वो हमारी सोसाइटी के लिए और हेल्थ प्रोफेशनल्स जितना भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसका बिल्कुल भी हम उनको रिवॉर्ड जो है वो नहीं दे सकते, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है कि ऑब्वियसली अगर वो हमसे काइंड वे में ट्रीट कर लेते हैं, तो वो कहते हैं ना, पेशेंट ऑलरेडी थोड़ा सा बेटर फील करने लग जाता है कि इट विल बी ओके, डॉक्टर आएंगे, आपको देखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें, और हमारे नर्सेज बहुत अच्छे इस तरीके से ही हमें ट्रीट करते हैं। और आप देखिए इंटरनेशनली नर्सेज को कितनी, जिस तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, 12 मई 1820 से लेके आप जिंदा रहीं 90 साल की उम्र तक, ऑलमोस्ट 13 अगस्त 1910 तक। आप एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिशियन एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थी। एक फॉर रनर। और अब तो खैर मेल फीमेल नर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। क्राइमियन वॉर के अंदर आपने ऑर्गेनाइज की थी केयर फॉर जो ज़ख्मी सोल्जर्स थे कॉन्स्टेंटिनोपल में। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा डेथ रेट्स को रिड्यूस किया। देखो, नर्सिंग में एक बड़ा एलिमेंट है पेशेंट की आफ्टर केयर। ऑपरेशन के बाद या किसी भी चीज़ के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा ओपन होता है और बीमारियों की तरफ, कि कोई इन्फेक्शन या चीज़ें ना हो जाए। अगर प्रॉपर तरीके से उनकी केयर की जाए और इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली नर्सेज के ऊपर आती है, तो वो बहुत बड़े मसाइल और प्रॉब्लम से बच जाते हैं। दवाइयाँ सही टाइम पे देना, अगर कोई चीज़ ऊंच नीच हो रही है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना, उसी वक्त डॉक्टर को इन्वॉल्व करना, ख़ुद वो स्टेप्स लेना जो ज़रूरी हैं डॉक्टर के पहुँचने से पहले। और ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, सर्जरीज़ में तो सबसे ज़्यादा नर्सेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आफ्टर केयर उन्होंने करनी है। किसी का बाईपास हुआ हुआ है, दिल खोल के उन्होंने वो किया, उसके बाद उनको इन्फेक्शन से बचाना, उनकी केयर करना, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल। नर्सेज अगर कैंसर के केस में देखें तो कीमोथेरेपी भी उनकी लगाने का, ये सारी चीज़ें करने का एक तो सिस्टम। उसके अलावा जब पेशेंट्स लास्ट स्टेज पे होते हैं तो उनको सुकून देना, उनको कंफर्ट देना, उनका तरीके से ख्याल रखना। और फिर आप बर्दाश्त का लेवल देखें, आप बर्दाश्त का लेवल देखें कि पेशेंट आपसे बदतमीजी कर रहा है लेकिन आप फिर भी उसका ख्याल कर रहे हैं और उसकी केयर कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने कहा कि फैमिली भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है एट टाइम्स, बट उनकी ड्यूटी है और वो परफॉर्म करते हैं बहुत ही, और हर लेवल पे करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जिसके बारे में हम ज़रा आगे जाके प्रोग्राम में भी बात करेंगे, लेकिन हाईलाइट करना ज़रूरी है। 12 मई को व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड प्लांट हेल्थ डे भी मनाया जाता है। देखिए, जहाँ पे इंसानों की सेहत की बात होती है, वहाँ पे पौधों की, चरिंद परिंद की सेहत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड प्लांट हेल्थ डे की बात हो रही है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि पौधों की सेहत का ख्याल रखना और अपनी इन्वायरमेंट का भी ख़ास ख्याल रखना। हमारे शो में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनसे हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू भी करेंगे, वो हम आगे जाके करेंगे। बट अभी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ आमना के किचन में। भाई, एक पास्ता की ढेरी लगी हुई है, मैकरोनी की, गाजरें भी हैं, शिमला मिर्च भी है, बंद गोभी भी हैं, आलू भी हैं, प्याज हैं, कुछ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह चीज़ें रखी। हाँ जी, चिकन वेजिटेबल मैकरोनी बना रहे हैं और साथ में पोटैटो वेजेस बनाएंगे। क्या बात है जी। तो ये साथ में चिकन इसलिए है और वेजिटेबल्स तो फिर जितनी भी आप चाहें ऐड करें, ऐड कर लें। चले, मैं वहाँ पे आके स्टार्ट करती हूँ काम, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है व्यूअर्स कि हर चीज़ आप लोगों के सामने विजुअली हम करें, ताकि आप भी अपने घरों में उसी तरह जल्दी से उसी पेस और स्पीड पे बना सकें। अच्छा, ये तब तक मैं जो पानी बॉयल हो रहा है इसमें ये पोटैटो वेजीज जो हैं ये मैं डाल देती, क्योंकि ये 5 to 7 मिनट्स इनको हमने बॉयल करना है। बॉइलिंग वाटर में आपने इनको बेसिकली ऐड करना होता है। इसमें जो सॉल्ट ऐड किया हुआ है मैंने, तो ये तब तक हो जाएंगे, तब तक फिर मैं आपको रेसिपी ब्रीफ कर दूंगी। आई थिंक इतने काफ़ी है। इसमें दोनों मेथड्स से हम आपको बता देंगे, क्योंकि एक इसमें आफ्टर बॉइलिंग बेकिंग भी होती है
और एक ये कि फ्राइंग होती है, तो दोनों ही किस तरह से करेंगे। जस्ट 5 मिनट्स इसको आपने बॉइलिंग करना है ताकि वो ब्लांच हाँ जी एक तरह से सॉफ्ट, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनका थोड़ा सा इस तरह की कटिंग होती है शेप, तो ये जस्ट फ्राइंग में या बेकिंग में कुक नहीं होते, तो इसलिए ये एक इनका प्रोसेस होता है। जो अभी आप इसमें ये गार्लिक थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर अनियन ऐड करके और चिकन को अच्छा सा कुक कर लेंगे। तब तक मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सिर्फ गार्लिक पेस्ट है हमारे पास। इंग्रेडिएंट्स से चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी के लिए जो हमारे पास है, हमने मैक्रोनी जो है 1 पैकेट या 3 कप हमने बॉईल कर लिया उनको। पानी इसके लिए 5 से 6 जो कप है वो हमने लिए थे। नमक हस्बे जायका है। तेल 3 खाने के चम्मच है। लहसुन 1 खाने का चम्मच है। आप चॉप ले लें या जो इसके अंदर आप पेस्ट है दोनों ले सकते हैं। मुर्गी का गोश्त है हमारे पास आधा किलो क्यूब्स कट किए हुए हैं। चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप है। सोया सॉस है 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच है। दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच है। ओरिगानो है 1 चाय का चम्मच और चिली सॉस 1 खाने का चम्मच है। नमक इसमें 1 चम्मच जाएगा चाय का। केचप ले लेंगे 2 खाने के चम्मच। गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न, बंद गोभी, इसके अलावा कोई भी आप वेजिटेबल्स ये 1-1 कप मैंने लिए, आप जितनी लेना चाहें। पोटैटो वेजिस के लिए भी बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। आलू ले लेंगे और उनकी कटिंग आपके सामने मैंने देखी आई है। ऑयल चाहिए फ्राइंग के लिए। कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच है। मैदा 1 कप है। पेपरिका और सॉल्ट। सिंपल से ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और आप जब तक बता रही थी जी, मैंने लहसुन को डाला, वो लहसुन के छींटे उड़े थे तो मैंने प्याज भी डाल दिया, भी ऐड कर दिया जी, क्योंकि इसको हमने बेसिकली ज़्यादा भूनना नहीं है। सिर्फ इसकी ये कि हमने बेसिक ये होता है कि गार्लिक का थोड़ा सा फ्लेवर ज़रा एक अच्छी सी खुशबू जैसी आने लगती है, तो फिर हम उसके अंदर अनियन ऐड कर देंगे। क्योंकि और प्याज को आपने इतना पकाना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ा सा इसको हमने बिल्कुल स्टर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर चिकन जो क्यूब्स में कट की हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जैसे कलर चेंज होता जाएगा तो उसके साथ फिर हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और सीजनिंग ये मैंने सारी जो आपको बताई है वो मैंने सेपरेट ही निकाल ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा मैं चम्मच चला देती हूँ ताकि ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ पास्ता के बॉइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूअर्स, जब भी आपने पास्ता फिर अंदर डाल के मज़ीद कुक करना होता है ना, उसमें एक कनी ज़रूर बिल्कुल करें, क्योंकि जब आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं ना तो वो बिल्कुल गुतावा जैसा बन जाता है। बिल्कुल, वो फिर उसका कोई भी जगह नहीं, अपनी वो शेप नहीं होल्ड नहीं होगी। बिल्कुल, इसलिए वो हम लोग तो इसका एक आपको वैसे अगर प्रोफेशनली तो इसको हम अदानते कहते हैं कि उसमें हम इसको निकाल लेते हैं, बट अगर आप वैसे देखें, आप उसको निकालें और आप उसको च्यू करके देख लें तो वो आपको उसको एक क्रंच लगे कि अभी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुआ, बिल्कुल हल्का सा कच्चापन भी ना हो और पकने के करीब बिल्कुल हो रहा है, तो आप उसको फिर रिमूव कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने उसको मज़ीद कुक करना है। जब हमने उसमें वेजिटेबल्स, चिकन, उसके साथ सॉसेस डाल के कुकिंग करनी है तो उसके अंदर फिर वो मार्जिन होना चाहिए। अदरवाइज वो अगर 100% कुक होगा, जैसे राइस का होता है ऑलमोस्ट उसी तरह ही है, तो वो उस तरह से फिर बाद में जैसे बिरयानी से पहले हम निकालते हैं तो वरना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और वो बिल्कुल लेई की तरह बन जाएंगे। इसलिए हम एक कन्नी छोड़ते हैं। राइस में भी उसी तरह से पास्ता में भी होता है। अच्छा, मैं ना पिछले दिनों हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो एक दोस्त, एक सहेली है ग्रामीण स्कूल के ज़माने की, उसकी जो सास है वो इटालियन है। उनकी गोरे से शादी हुई, वो लड़का भी मुस्लिम हो गया, ये वो सारा। सो जो उनकी मदर इन लॉ है ना, एक दिन उन्होंने कहा मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। आई हुई थी विजिट करने के लिए, तो हम भी एक्साइटेड हो गए, इटालियन खाना मिलेगा। अच्छा, उन्होंने खाना तो बना दिया, उन्होंने पास्ता बनाया, उन्होंने 2 पास्ता की डिशेस बनाई। अच्छा, पास्ता वास्ता सबने खा खू लिया, सब खत्म हो गई बात, बाकी चीज़ें खा के। अच्छा, जब बाद में सारे बैठे हुए, मुझे हंसी इतनी आई कि सहेलियाँ आपस में बात करी कि बाकी तो सब कुछ था लेकिन तेरी सास ने ना पास्ता कच्चा छोड़ दिया। पास्ता कच्चा? मैंने कहा क्या मतलब? कहते ना उसको चबा रहे थे ना तो क्रंच नहीं होता, वो हल्की सी च्यूई होता है, बिल्कुल वो नरम सा नहीं होता। जैसे हमें को लगा कि वो इटालियन मंदी जो प्रॉपर खाना, और वो प्रॉपर खाना बनाती है और अपने उधर इटली में केटरिंग का भी काम है उनका, तो ये नहीं है कि उनको काम नहीं आता। ऑथेंटिक बनाया और दोनों पास्ता जो उन्होंने तैयार किए उनको अल डांते ही तैयार किए। अच्छा, अब वो मतलब खा लिया आंटी, बहुत वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बाद में बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं कि भी तो दोनों पास्ता ही हमें कच्चा खिला, मेरे तो पेट में दर्द हो रही है, पास्ता कच्चा था। कौन सा पास्ता कच्चा था? बेचारी ने एक तो कोई अच्छाई करे आपके लिए, उसके बाद फिर उसकी वो एक्चुअली देखिए हमारा यही फर्क है ना, ऑथेंटिक और जो अब हमारा ये फ्यूजन बेसिकली आप चाइनीज में देखें यही प्रॉब्लम आती है। ये अब हम अपने देसी उसमें टेस्ट भी डालते हैं, उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं इटालियन, ये चाहे पास्ता हो जाए या चाहे जो भी हमारी। मैकरोनी को आप देख लें, मैकरोनी जो है वो जिस तरह पाकिस्तान में बनती है उस तरह दुनिया में नहीं बनती, बिल्कुल ऐसी। उसको भी हम भून के, उसको भी हम, उसका भी सालन, ये देखो सालन बना रहे हैं हम। बट ऑब्वियसली आपके शौक की चीज़ है, मुझे अच्छी ये बात लगी कि आप इसके अंदर देखिए प्याज टमाटर वगैरह तो हर कोई डाल लेता है, बट आप इसके अंदर शिमला मिर्च,
बंद गोभी, गाजर डाल रही हैं ताकि एटलीस्ट एक वेजिटेबल का कंटेंट भी आए। अच्छा, ये अब इस स्टेज पे देखें मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ। इसको मैं स्ट्रेनर में ये पानी निकाल दूंगी। इसके ऊपर से ठंडा पानी आपने नहीं डालना, इसको वैसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें इसको, और उस दौरान हम उस दौरान ऑयल रख देंगे ताकि ऑयल रख देंगे ताकि हम एक इनको, अच्छा ये फ्राइड होंगे, वैसे तो ये बेक भी होते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल एयर फ्रायर में बड़े अच्छे बनते हैं जी। सेम प्रोसेस है। इसी स्टेज के बाद हम इनके ऊपर जब कोटिंग कर लेंगे उसके बाद हम चाहें तो इसको फ्राई कर लें या चाहें तो आप इसको बेक करने के लिए रख दें। 25 मिनट्स आपने 180 डिग्री पे इसको रख देना। चिकन ऐड कर दें। अभी 2 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि वो अभी ट्रांसलूसेंट नहीं हुए। जब प्याज को आपने चेक करना है, क्योंकि अगर आपने ब्राउन नहीं करना तो आपने ये चेक करना है कि ट्रांसलूसेंट हो गए, यानी प्याज सी थ्रू सा हो गया। जब वो सी थ्रू हो जाता है तो उस स्टेज पे उसकी वो स्मेल कच्चापन निकल जाएगा। वो गार्लिक भी इसी में ही अच्छे से वो भी कुक हो गया और जो अनियन है वो भी, क्योंकि प्याज में अपना पानी भी होता है, तो वो जब एक दफ़ा ट्रांसलूसेंट हो जाता है तो उसका पानी थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। वही है कि इसमें वेजिटेबल्स सीजनल जिस तरह से भी हो, अब इसमें स्वीट कॉर्न्स कुछ बच्चे पसंद करते हैं वो भी ऐड कर लें, मशरूम्स पसंद करते हैं वो ऐड कर लें, लेकिन हमने ज़्यादातर प्रेफर किया जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और सीजन में सस्ती हैं। क्योंकि महंगी जब हम सब्जियां, जैसे ब्रोकली बहुत लोग करते हैं डाल लो, एनी जी ब्रोकली एनी महंगी आती है, बंदे को समझ ही नहीं आती क्या करे। सो जब आप बल्क में बना रहे हैं इस तरह से जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे आप घर के लिए बना सकते हैं। इतना पास्ता पूरे घर को जो है वो बना के खिला सकते हैं। वेजिस का जो है मैं ये तब तक रेडी कर लेती हूँ। ये कप मैदा है मेरे पास। अच्छा, उसका वेजिस के लिए जो कोटिंग हमने रेडी करनी है, और 1 to 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर जिसको जी कॉर्न। अब ये देखें ना, इसकी कच्ची स्मेल निकल गई है। चिकन भी जब डालें तो कोशिश करें कि उसका पानी ना आप डालें। हम लोग क्या करते हैं, जब खाना डाल रहे होते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि उसमें चिकन, वो फिर चिकन का पानी भी चला जाता है, फिर वो ब्राउनिंग प्रोसेस। तो जस्ट ट्राई के छान के या व्हाटएवर। अब मैंने कोशिश तो की कि चिकन मेरे हाथ पे ना लगे, लेकिन लगी है तो मैं फ़ौरन अपने हाथ ये डालने के बाद वॉश कर लूँगी, क्योंकि कच्ची मुर्गी आपको बीमार कर सकती है अगर आपके हाथों पे या अदरवाइज आप अपने मुंह में डाल लें या व्हाटएवर। सो इसको एक घुमा के अब मैं अपने हाथ जल्दी से वॉश कर लूँगी। देखिए, किचन का काम हाथ धो के करना है, हमेशा हाथों को नीट एंड क्लीन रखना है। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है तो थोड़ा सा हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का भी काम आसान करें। और वैसे भी यार पूरी दुनिया में नर्सेज की इतनी किल्लत है, क्योंकि हर डॉक्टर जो है ना, हर बंदा चाहता है वो डॉक्टर बने, हर बंदा चाहता है डॉक्टर बने, और जो अफोर्ड करते हैं वो तो नर्सिंग की तरफ आते ही नहीं। बट अब इंटरनेशनली भी मैं देख रही हूँ कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये काफ़ी चीज़, इस पे बहुत फ़र्क आया। जैसे अब मैंने कहा कि एक बहुत रिस्पेक्टफुल जो है ये प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें जो मसीहा और उनके साथ जो वो एक आपका इतना एम्पैथी और इतना काइंडनेस का काम करते हैं, मैं कहती हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट हो उनके लिए वो कम है। और ये बड़ा एक मुश्किल काम है यार। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारे अपने घर वाले, अम्मी हो गई, अब्बू हो गया, अल्लाह करे अल्लाह किसी को जिंदगी, अपनी औलाद तक जब बीमार होती है और तंग कर रही होती है बीमारी में, एक होता है ना, एक तो होता है कि आप बीमार हैं तो आपका मूड ऑफ है, एक ये है कि आप इरिटेट हुए हैं जी, अब पिस्ड ऑफ, ना खाने का दिल कर रहा है, ना मेडिसिन खा रहे हैं, ना कुछ। वो उस चीज़ में उनको इतने प्यार से उनको कन्विंस करके और लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि देखें, पेशेंट तो चलें टफ टाइम देता है, लेकिन जो फैमिली वाले जब बदतमीजियाँ करते हैं ना, बिल्कुल, और चढ़ाइयाँ करते हैं कि तुम्हारा काम है और ये और वो है, भाई उनका काम है दवाई देना और अपनी बेसिक ज़रूरियाँ पूरी कर, आपकी बेसिक चीज़ें पूरी करना। उनका ये काम नहीं है कि वो आपके मूड स्विंग्स को बर्दाश्त करें, आपकी टेम्परेमेंट को देखें। वो तो उनका एक बड़ापन होता है कि वो इतना एफर्ट करती हैं हमारे लिए, फीमेल हो मेल हो नर्सेस। आप देखिए बेचारे मेल नर्सेस के लिए कितना टफ काम होता है। अक्सर जब पेशेंट को अगर आपने एक आदमी को उठाना है, बहुत उनको नहलाना, उनको नीट एंड क्लीन करना, मतलब अक्सर लोग जो है वो वॉशरूम भी नहीं जा सकते, तो उधर ही उनको बाथरूम करवाना, ये चीज़ें कराना, यार आई एम सॉरी, ये कोई आसान काम नहीं है। अपनों का खुद करते हुए लोगों की बस हो जाती है। अभी 2 मिनट इसको होने दो मेरी जान। हाँ जी, वेजेस की तरफ बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं हम। ऑयल हो गया, ऑयल हमारा गर्म हो गया, ठीक, देखिएगा। हाँ जी, ये मैं ऑलमोस्ट, जैसे हम आप देखते हैं ना कि जैसे इसको आप टेम्पूरा तकरीबन आप समझ लें, ऑलमोस्ट उसी टाइप का ये इसका एक प्रोसीजर है। यह इसके ऊपर हमने बैटर बनाया है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये थिक भी नहीं है। इस तरह का एक आप देखें कि ये अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
इंडिविजुअली आप इनको ट्रे में रखें और जब ये थोड़े से सेट हो जाएं फ्रीज, आप इनको फ्रीज कर दें और उसके बाद आप इनको निकाल के जिप लॉक बैग में सेव कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी दफा लोग हाफ डन कर देते हैं। जी जी जी, ये ऑलमोस्ट इस स्टेज पे हाफ डन हो गए ना। नहीं हाफ डन करके ना, मतलब थोड़ा सा बैटर उसका पक्का कर लिया जी, और फिर उसको ये भी बिल्कुल, या बल्कि हाफ बॉईल करके आपने उनको सेव कर लिया जब आपने बनाने। और अच्छा, इसकी आपको मैं एक टिप बताऊं कि ये उसमें ज़्यादा अच्छे, अगर हम इसको फ्रीज करके फ्राई करेंगे ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा क्रंची बनेंगे। ये एक इसका ट्रिक होता है। ये हो जब वेजिज हो जाएं या फिर जो फ्राइज़ हैं उनको भी अगर हम इस तरीके से 2 to 3 मिनट्स बॉईल करके और उसके बाद ठंडा होने दें और उसके बाद हम उनकी कोटिंग करके उनको फ्रीज़ कर दें एंड देन फिर हम उनको जब फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल एक मार्केट वाला जो है वो हमें उनका लुक आएगा। और बहुत ज़्यादा उसको ओवर स्टफ़ नहीं करना। जब आप ओवर स्टफ़ करते हैं ना किसी भी पैन को, स्पेशली जब आप फ्राइंग या बॉइलिंग भी कर रहे हो तो वो फिर ख़राब हो जाता है। वो कोटिंग एक तो एक दूसरे से लग के उतरने शुरू हो जाएगी और क्रंची भी बिल्कुल भी नहीं बन सकती। बिल्कुल सही कह रही हो। ये देखिए कितनी अच्छी कोटिंग उन पे सेट हो गई है। कोई हमने एग वगैरह नहीं डाला इसमें, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं। मसाला जार डाले हैं ताकि जब आप खाएं तो इसमें मैदा डाला है और कॉर्नफ्लावर ऐड किया। सिर्फ ये दोनों चीज़ों से बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी और वो सेट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अब हम सीजनिंग ऐड कर लें। हाँ जी, ये देखिएगा जो सीजनिंग जो मैंने आपको बताई है सारी सीजनिंग हमने इसमें ऐड कर ली है। इसमें सॉल्ट है, चिकन पाउडर है, दड़ा मिर्च है और ओरिगानो है इसके अंदर। उसके साथ अब हम इसके अंदर ये सॉसेज ऐड करेंगे एंड देन फिर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। कैरेट्स डाल देंगे और ये हम कैबेज डाल देंगे ताकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कुक होने में। जो ये शिमला मिर्च है ये हम बिल्कुल एंड पे डालेंगे। केचप भी बिल्कुल एंड पे डालेंगे जब ये रेडी होने के करीब होगी, ताकि वो एक बिल्कुल जब हमने अपनी मैकरोनी इसमें ऐड करनी है। ये भी मैं ऐड करनी है, ये देखिएगा। बट वही वाली बात है ना कि चिकन क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़े पीस और बड़े चंक में होता है उसको टाइम तो लगेगा। चिकन का फ्लेवर जो है ना, फ्लेवर के अंदर मतलब इस तरह जब आप पहले उसके मसाला जार डाल देते हैं ना तो चिकन के अंदर फ्लेवर रच बस जाता है। ये सिरका था जी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ, अगेन ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो, बट इससे फ्लेवर अच्छा आपका काफ़ी आ जाएगा तो आप चाहें तो ऐड कर लें। यार अब तो मार्केट में इजीली भी मिल जाता है और इतना महंगा भी नहीं मिलता। एक वक्त था जब ऑयस्टर सॉस खरीदना हो तो बंदे का पूरा महीने का बजट आउट हो जाता था। लेकिन अब काफ़ी अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं तो अब हम इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एक्चुअली चाइनीज़ मसाले वगैरह तो अब बड़े सस्ते अमाउंट में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बिकॉज हमारी चाइना के साथ रिलेशनशिप इतनी अच्छी है कि वो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी हो गई है चीज़ों की। देखिएगा पेपरिका पाउडर इसमें हमने ऐड किया है तो उसकी वजह से कलर कितना इसका अच्छा आ गया। अब ये वेजिटेबल्स, अब ये देखिए ना हमारी चिकन एक्चुअली ऑलमोस्ट डन है जी। अब जितनी देर में चिकन, अब एक्चुअली चिकन के ही जूसेस भी जो हैं उसी में जो वेजिटेबल्स हैं वो भी सारी डाल दो। हाँ जी, और ये कैबेज भी डाल देंगे, ये हम बाद में डालेंगे। नेक्स्ट 1 by 1 डालेंगे पहले थोड़ी सी, क्योंकि देखिए कैरेट जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग। अव्वल तो रॉ कैरेट भी बड़े आराम से आप खा सकते हैं, उसका क्रंच अपनी जगह बड़ा मज़े का होता है, इतना कोई इशू नहीं होता। लोग कहते हैं ना वो सब्जी कच्ची थी, इसमें शिमला मिर्च का भी कच्चे होने का इशू नहीं है, बंद गोभी भी बाइट सेल्फ खाई जा सकती है। और वेजिटेबल्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेफर ही नहीं करते हैं। अगर आप प्रॉपर चाइनीज़ जो है उन रेसिपीज़ की बात करें तो उसमें हमेशा एक क्रंच होना चाहिए वेजिटेबल्स का। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा है कि बिल्कुल सॉफ्ट कर देते हैं और वो भुनी हुई और तो वो उसका फिर एक्चुअली वेजिटेबल्स का कोई ख़ास न्यूट्रिशियस वैल्यू उनकी रह नहीं जाती इस तरह से। एक चीज़ देखनी है कि जब आपने ये एंड में सारा कुछ डाला ना, एक दफ़ा इसका नमक आपने चेक कर लेना है कि ये ना हो कि सॉल्ट जो है वो कम हो जाए। बट हंसपे जायका किसी के कहीं पे होती है यू नो हाइपर, वो क्या होते हैं हाइपरटेंशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है लोगों की, जिनको सॉल्ट कम लेना होता है तो वो लोग ज़रा एहतियात करें। वैसे भी इसमें जैसे चिकन पाउडर ऐड हुआ है तो चाइनीज़ सॉसेस भी बहुत सॉल्ट होता है, तो इसलिए भी हमने बहुत एक्सेसिव सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि कम को तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा को जब हम डाल जी, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए ये अभी हो रहे हैं और अभी इनको आराम से आपने ब्राउन, ये बिल्कुल मीडियम लो जो आपने फ्लेम पे करनी है, क्योंकि बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा बट अंदर से कुक नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब यहाँ पे बीच में कैबेज ऐड करें हम, कैबेज डाल दूँ जी, बंद गोभी चली गई इसके अंदर। अच्छा, ये जब भी वैसे भी मैकरोनी मुझे लगता है इस तरह से पास्ता वेजिटेबल्स चिकन बन रहा होता है तो बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं, अब तो बड़े भी जो हैं वो उतना इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। भी देखो चावल और सालन या रोटी और सालन और पास्ता और मैकरोनी और इस तरह की चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है ना जी, और ऑप्शन इधर आपने पास्ता खा लिया, उधर आपने चावल या रोटी खा ली। ये देखिए दोनों चीज़ें जो हैं वो
अदरवाइज़ आप देखें या सोचें तो वही जैसे आपने कहा कि भी बाहर से हम लोग ख़रीदते हैं या लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ी सी प्रेप कर लें, इसके लिए तो स्पेशली ये है वेजिटेबल्स कट होनी चाहिए आपके पास, सॉसेस मुझे लगता है अब अवेलेबल होती ही हैं, तो उसके साथ आप वो भी एक मसाला रखा हुआ है, वो क्या है? ये हमने इसके ऊपर जो सीजनिंग हम लगाएंगे ना वेजिस के ऊपर, वो मैंने रखी है। उसमें चाट मसाला है और उसमें ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ, और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर पेपरिका ऐड किया है और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट है। तो ये इसके ऊपर जब बिल्कुल हम निकालेंगे ना गरम गरम, इस पर स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत एक चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसकी मैं आपको एक और कुछ बताती हूँ। वेजिस में हमारे पास एक आ जाती है ऑप्शन स्वीट एंड सार, अगर हम इसको बना लें विद स्वीट एंड सार सॉस। इसमें हम गार्लिक थोड़ा सा सौते करें और उसके अंदर हम लोग चिली सॉस डाल दें, थोड़ी सी रेड चिली सॉस जो है, थोड़ा सा हम सोया सॉस डाल दें, शुगर 1 to 2 टेबलस्पून ऐड करें, केचप 1 कप ऐड करें और आप उसको जल्दी से कुक कर लें और उसके अंदर आप ये फ्राइड वेजिस डाल दें और इसके ऊपर पूरी एक कोटिंग हो जाएगी, तो आपके स्वीट एंड सार पोटैटो वेजिस रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और यहाँ पे अगर आप देखें व्यूअर्स, तो हमारी बड़ी मज़े की जूसी सी चिकन भी तैयार हो गई है जी। अभी तो हम मिडवे थ्रू हैं, अभी हमारा कंप्लीट उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमने अभी ये कर लिया, चिकन भी आपकी कुकड है, वेजिटेबल्स भी आपकी थोड़ी सी पक रही हैं। अब इसके बाद कितनी देर बाद हम इसमें और चीज़ें बस अभी इसके अंदर हम लोग पहले मैक्रोनी ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ी सी वो जो उसके अंदर हमने एक रखी हुई थी एक कनी वो कुक हो जाए, फिर कैप्सिकम ऐड करके हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट्स दम दूंगी और ये रेडी हो जाएगी। फिर सर्विंग के वक्त इसमें केचप डाल के मिक्सिंग करके फ्लेम ऑफ कर। वैसे तो पहले भी डाल के टॉस जी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि वो जो कोटिंग है ना उसकी मैक्रोनी के ऊपर हो जाए। हाँ जी, इसलिए ये देखें, ये भी कितना उसका ग्रेजुअली देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो यही तो चीज़ है ना, बंदा तरीके से अगर चीज़ों को करता है और थोड़ा सा देखिए बच्चों की पसंद और नापसंद को भी आपने मद्देनजर रखना है। हम क्या करते हैं कि अपनी पसंद की चीज़ें बनाते रहते हैं या जो हमें लगता है कि बच्चों को पसंद करनी चाहिए। हाँ जी। हम ये भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान बनाता है बिकॉज यू नो वो दूसरों की फेवरेट भी होती हैं। मियाँ को खुश करने के लिए बना लिया, सास को खुश करने के लिए बना लिया, बच्चों की पसंद हम भूल जाते हैं। तो कभी कभी सब घर वालों को बच्चों की पसंद की चीज़ भी बना के सिखाएं। और मैकरोनी तो बच्चे बड़े हर बंदे सभी शौक से खा लेते हैं। बिल्कुल, मैंने इसको ऑफ किया। हाँ जी, मैं तो उसी फ्लेम ही बंद करते थे। ये तो ऑलमोस्ट डन हो गया, मैं अब निकाल लूँगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट अब डन हो गए हैं। अच्छा, और यहाँ पे मुझे गाइड करें आप। जी, अब इसमें क्या हम ये मैं मैकरोनी ला रही हूँ वो हम ऐड कर देते हैं। सारी डाल दूँ? जी। ये ना देखिए वो हम कितनी बड़ी डिश ये है आज बनाने का। हाँ, आज ये बनाने का रीज़न सिर्फ एक था कि आप लोग देखें कि आप कितनी क्वांटिटी में, कितनी मिकदार में पूरी एक डिश बना सकते हैं। गेस्ट्स आए हुए हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं, फैमिली आए हुए हैं, वॉटएवर, इतनी बड़ी डिश आप बना लें तो आप लिटरली अगर आपके घर में कोई 20 लोगों का खाना है तो ये आराम से 20 लोगों को केटर कर देती है। ऑब्वियसली साथ में और भी कोई डिशेज अगर आपने बनाई नहीं हो तो, वरना 8 लोग तो आराम से इतना मैकरोनी खा सकते हैं। देन अगेन फिलर भी है, प्रोटीन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, सब आपको इसमें जो है वो क्वांटिटी मिल रही है हर चीज़ की। बिल्कुल, बस ये करना है कि जब आप पास्ता डालें तो एक दफ़ा उसको अंदर अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि ये बड़ा बुरा लगता है कि आधा एक फ्लेवर आ रहा है, आधा एक आ रहा है, बिल्कुल प्लेन। इसके लिए ये देखें, जैसे हमने अच्छा एक बड़ा पैन ले लें तो उसमें फिर क्योंकि मिक्सिंग इसकी ईजी हो जाती है, वेजिटेबल्स डालते हुए तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आप पैन उस तरह का लेंगे जिसमें इसकी मिक्सिंग हो सके। हाँ जी। अब इसके अंदर कैप्सिकम भी डाल देते हैं, हम केचप डाल देते हैं और इसको हम फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देते हैं। सारा जी जी। अब देखें ना व्यूअर्स, कलरफुल, मुझे बताएं कौन सा बच्चा, कौन सा बड़ा शौक से नहीं खाएगा। और हाँ, अगर आपके घर में कोई ऐसी सब्जी जैसे शिमला मिर्च कुछ लोग नहीं पसंद करते तो आप शिमला मिर्च ना डालें। मैंने जैसे कि कहा कि आप वो डाल दें, अपना ब्रोकली डाल दें, स्वीट कॉर्न्स बच्चों को मटर डाल दो यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन तो मैं मटर की कोई खास फैन नहीं हूँ पास्ता के अंदर, लेकिन बहुत से लोग मैकरोनी के अंदर डालते हैं। बट अगेन अच्छे से उसको आपने मिक्स करना है। ये आपका हो गया पास्ता रेडी ऑलमोस्ट। एंड में इसमें सिर्फ हमने केचप डालना है और उसको टॉस करना है। पहले हम इसको एक तरह से दम दे देंगे और वो फ्यू मिनट्स के लिए, ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने उसको ओवरली ड्राई भी नहीं करना, क्योंकि ये ट्रिक्स हैं आपने फॉलो करने हैं तो आपका जो है वो बहुत ही अच्छा सा। कि बड़ा लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हमने उस दिन मैकरोनी बनानी थी, इतनी बदजायका बनी, या तो बहुत सॉफ्ट हो गई या सख्त रह गई या जूसी नहीं थी। तो ये लीजिए, हमारा काम हो गया डन। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्लांट हेल्थ की बात करेंगे। तो बस ये पौधे ही डाले हैं ना हमने अभी खाने के अंदर, सब्जियां भी पौधे होती हैं।
अगर इनकी सेहत ठीक नहीं होगी तो जो बंदा खाएगा उसकी सेहत का क्या हाल होगा। सो बात करेंगे इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज वर्ल्ड वाइड प्लांट हेल्थ डे मनाया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे। इसको मनाने का मकसद क्या है और एट द एंड ऑफ द डे एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं पौधों की सेहत को बेहतर करने के लिए। मैं तो सोचती हूँ इस बात के बारे में अक्सर कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इंसानों की सेहत नहीं सीधी हो पा रही, तो हम पौधों की सेहत का क्या करें। लेकिन ये सब चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं, जिसकी अभी आपको समझ आएगी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सीमल बेहरा एजाज। आपका 35 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बेसिकली तो आप एक्स चेयरपर्सन हैं ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट, जो हमारे से रिलेटेड चीज़ है। एक्स वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन, गुलबर्ग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। देन वी हैव विद अस अ पर्सनैलिटी जो टेक्निकली तो उनका IT की दुनिया से ताल्लुक़ है, लेकिन कितने मज़े की बात है कि जो बंदा डिजिटल दुनिया से वाबस्ता है वो किचन गार्डनर भी है। तो कैसर महमूद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कैसा आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो आप दोनों से यही जानना चाहूँगी डॉक्टर साहबा, मैडम आपसे शुरू करते हैं। ये इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे, प्लांट डे नहीं प्लांट हेल्थ डे मनाने का क्या तुक है? बिल्कुल जी, बात ये है कि आपने ये सुना होगा फॉरेस्ट डे मनाते हैं हम, जो कि 21 मार्च को होता है। एनवायरमेंटल डे मनाते हैं जो 5 जून को होता है। अर्थ डे मनाते हैं जो अप्रैल में होता है। लेकिन ये जो प्लांट हेल्थ डे है ये 12 मई को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये दिन डेजिग्नेट किया गया था। अब आप देखें कि जितने भी डेज़ हम मना रहे हैं या जो भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर है, तो सबसे ज़्यादा बेस पे फंडामेंटल बात तो प्लांट की हेल्थ की आती है ना। अगर प्लांट ही हेल्दी नहीं है, डिजीज़्ड हैं, प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर वो सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड होंगी। और हम तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जो है ही एग्रीकल्चरल कंट्री। और फिर देखें प्लांट हेल्थ सिर्फ एक प्लांट की सिंगल इंडिविजुअल प्लांट की हेल्थ की बात नहीं होती, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। प्लांट हेल्थ इंटरकनेक्टेड विद एनिमल हेल्थ विद ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये एक पूरा एक वेब है जो कि सारी चीज़ें। पौधों की सेहत भी इंसानों से डायरेक्टली, जैसे कि अभी हम किचन में ये बात कर रहे थे कि शिमला मिर्च डाली, गाजर डाली, प्याज डाले, लहसुन डाला, ये सारी चीज़ें पौधों की ही कैटेगरी में आती हैं, सब्जियों की। अब जब आप इन सब चीज़ों को, बंद गोभी हो गई, जब ये चीज़ें बीमार होंगी या ख़राब होगी या इनमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो जो इंसान खाएगा उसको वो भी बीमार होगा। बिल्कुल। अब आप ये देख लें कि अगर प्लांट हेल्दी नहीं है, लेट्स सपोज कि उसको कोई डिजीज़ प्लांट है, कोई पैथोजेंस एसोसिएट लगे हुए हैं उसके साथ, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉमन प्रैक्टिस है जो सबसे सस्ती होती है कि आप उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स छिड़क देते हैं। उसका कितना नुकसान है ये हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये सारे केमिकल्स उसके अंदर पेनिट्रेट होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम अभी स्पेसिफिक्स में जाएंगे। कैसा, आप मुझे ये बताइए कि आज के दिन को मनाने का मकसद मैडम ने तो कवर किया, आप इसमें क्या एडिशन करेंगे? जी, बेसिकली ये 2022 से जब स्टार्ट हुआ तो उससे पहले उसका एक बैकग्राउंड था कि यूनाइटेड नेशन ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ डिक्लेयर किया था। हाँ जी। उसमें उनको इतनी ज़्यादा इनकरेजमेंट हुई, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एक पीपल एंगेजमेंट हुई और अवेयरनेस हुई कि उन्होंने सोचा कि इसको हर साल हम लोग एक डे रख लेते हैं जो हम हर साल मनाया करें। और उसकी इम्पोर्टेंस, प्लांट को देखें, लगाना एक चीज़ है, लेकिन प्लांट को हेल्दी रखना और उसको मैच्योर करना वो मतलब दूसरी चीज़ है। जैसे एक आपका हेल्दी इंसान अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है, अपनी सोसाइटी के लिए ज़्यादा कारआमद है, इसी तरह एक हेल्दी प्लांट भी जो उसका मकसद है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, एक एनवायरनमेंट को बैलेंस करना, इकोसिस्टम को बैलेंस करना। अगर वो आपका वेजिटेबल प्लांट है तो एक अच्छा आपको हेल्दी फ्रूट प्रोड्यूस करके दे, तो जब तक वो हेल्दी नहीं होगा वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकेगा। तो इसलिए वाली चीज़ है ना, आपने दरख्त लगाए शजरकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी केयर नहीं की, वो लग के मर गए, तो टाइम ही वेस्ट हुआ ना। फ़ायदा तो उस बेचारे को ना, उस बेचारे पौधे को कुछ बेनिफिट हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि व्यूअर्स, जानदार चीज़ है, सबसे अहम चीज़ ये है कि वो भी जानदार चीज़ है। पौधा जानदार है, जानवर
चरिंद परिंद जानदार, इंसान जानदार, हर जिंदा चीज़ को हक है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। अगर पौधा चलो खाने के लिए ही लगाया है तो जितनी देर वो बेचारा जिंदा है, जब तक आप उसको काट के खाते नहीं है तब तक तो वो एक तवानाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्दी चीज़ हो। बिल्कुल, और ये एक छोटे लेवल पे तो हम इसको इस तरह देखते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट यूनाइटेड नेशन को क्यों ज़रूरत पड़ी इस डे को सेलिब्रेट करने की? क्योंकि पास्ट में बहुत सारे इस तरह के क्राइसिस आ चुके हैं जिनकी पीछे अगर रिसर्च करें तो उसकी रीज़न प्लांट हेल्थ निकलती है। एक 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में एक आयरिश फेमिन आया था, द आयरिश पोटैटो फेमिन। अच्छा, उसकी रीज़न पोटैटो की एक बीमारी थी, फंगल इन्फेक्शन थी, उसकी वजह से वो सारी फसल आपके बर्बाद होगी। तो उनका इकोसिस्टम या उनका फूड चेन इतनी डिस्टर्ब हुई कि आप सोचें 1 मिलियन लोग उस जो क्राइसिस में वो अपनी जान से गए, और उसके अलावा कई मिलियन लोगों को आयरलैंड से माइग्रेट करना पड़ा। तो इसी तरह और भी बहुत सारे क्राइसिस रहे हैं जो जिनकी वजह से, जिनके पीछे रीज़न एक्चुअली प्लांट हेल्थ थी। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ पे हैरत होती है, प्लांट हेल्थ यानी कि सेहतमंद पौधे, पूरी दुनिया डॉक्टर साहिबा चली गई है ऑर्गेनिक की तरफ, नेचुरल की तरफ, तो हम तो ऑर्गेनिक ही हैं तो हम क्यों चले गए केमिकल और इस बकवासियात की तरफ? बस वही बात है कि जहाँ पर लोगों को या फार्मर्स को जो चीज़ आपको सस्ती मिले या जो उनको लगे कि हम इसको छोटे टाइम में कवर कर सकते हैं और वो उसमें उसको यूज़ कर लेते हैं, वो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। जबकि हमें तो बिल्कुल ऑर्गेनिक सारी हमारे पास न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ किया जा सकता है। तो इस तरफ वाकई बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है अवेयरनेस की भी बात है कि ये जितने भी फार्मर्स, ये सेक्टर फार्मर सेक्टर है, उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि आप इस प्रैक्टिस को छोड़ें और स्विच टू द ऑर्गेनिक स्टाइल, जिसमें ऐसे प्लांट्स आप इर्द गिर्द ग्रो करें। मैडम, लोगों को तो फ़र्क भी नहीं पता दोनों में नहीं पता। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब चीज़ टेक्निकली केमिकल और चीज़ों से लदी हुई होती है, उस पर स्टिकर लगा देते हैं ऑर्गेनिक का। चेक्स एंड बैलेंसेस भी तो ज़रूरी है ना मैडम। और बिल्कुल लोगों को ये भी नहीं पता कि उसको पढ़ना कैसे है, वो स्टिकर्स शो क्या करते हैं। तो हर चीज़, ये सारी लिटरेसी है जो कि हमें ये अवेयरनेस से ही आती है, और मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत ज़रूरत है कि इस तरह लोगों में ये बातें की। क्योंकि आपने अभी जो बात की, मैं उसकी तरफ बेसिकली वापस आई हूँ कि आपने कहा कि केमिकल के मतलब उनके नुकसानात क्या है। तो अब ज़रा हमें डॉक्टर साहिबा गाइड करें कि जब आप केमिकल से लदी हुई चीज़, क्योंकि आजकल बड़े लोग कहते हैं, वो पिछले दिनों जब स्ट्रॉबेरी सीजन में थी तो हर बंदे ने कहा कि स्ट्रॉबेरी को खाने से पहले उसको पानी में और सिरके में डाल लें। अच्छा, मसला ये है कि जिस पानी में भी आप उसको डाल के धोएंगे वो भी गंदा पानी है। तो सबसे पहले तो उबला पानी या मिनरल वाटर लाएं, एक और खर्चा, और फिर तुसी सिरका पाओ। तो सिरका तो सफ़ेद वैसे ही कहते हैं जहर है, तो अब आप सिरका और पानी डाल के उसको साफ़ कर रहे हैं, तो ये तो ज़मीन से निकली हुई हेल्दी चीज़ थी, इसके साथ इतनी फनकारी हमें करनी पड़ती है। इसका एक ही सोल्यूशन था कि उसको आप पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर ना इतने स्प्रे करें, बस इतनी सी बात। मसला ही ना कोई रहता। मसला ही नहीं। लेकिन देखें ना, वो शॉर्टकट है हमारा किसान, क्योंकि देखें जो पढ़ नहीं सकता वो इस तरफ लग जाता है, जो पढ़ जाता है उसको किसी और फील्ड में भेज दिया जाता है। जो लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिनको नहीं पता कि एंटीबायोटिक भेजा लेने से आप क्या नुकसान करते हैं, उसी तरह जब केमिकल आप अपने सिस्टम में डालते चले जाते हैं तो फिर कैंसर्स और हजार और बीमारियां बनती हैं। और वो ना सिर्फ ये जो पेस्ट्स हैं ये भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स के, तो उसके बाद उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। और यानी कि वो अगर स्टिल मोर हार्मफुल। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो मच्छरों की स्प्रे करते हैं, अगर उससे मच्छर मरते हैं तो बंदे के फेफड़े वगैरह भी तो मुतासिर होते होंगे। Exactly. अगर वो उसको मारने के लिए तो वो किसी जानदार चीज़ को मार रहा है तो वो हमें भी मार सकता है। तो उसी तरह तुसी केमिकल पाई जा रहे हो, वो आपका पौधा जज़ब करता जा रहा है, वो ऊपर उसके जानवर जो मकोड़े वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो भी साथ ढीट होती जा रही हैं। आप और स्ट्रॉन्ग चीज़ डालते हैं, वो जब आपका छोटा बच्चा खाता है, नौज़ायदा मतलब 6 माह के बाद तो बच्चे शुरू कर देते हैं खाना, तो उस बेचारे का क्या हाल होता होगा, बुजुर्गों का क्या हाल होता होगा। और ये फूड चेन है, सिर्फ वो डायरेक्ट प्लांट खाने से थोड़ा ही है। उन प्लांट्स को एनिमल ने कंज्यूम किया, उस एनिमल की बॉडी में वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होते रहे कई हार्मफुल टॉक्सिन्स, तो वो जब हम कंज्यूम करेंगे फिर वो कई चीज़ें ख़त्म नहीं होती। जी, कैसे आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगी आप अपनी बात। जी, मैं इन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करूँगा कि ये पूरा, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं ये हमारे पूरा फूड चेन की बुनियाद हैं।
यहाँ से सिलसिला चलता है, फिर हमारी हेल्थ पे आता है, उसके बाद हमारी इन्वायरमेंट तक बात जाती है, फिर हमारे जैसे मुल्क में तो ये हमारी इकोनॉमी इस पे डिपेंडेंट है, हमारी 80% पॉपुलेशन वो इस पे डिपेंडेंट है। तो उनकी हेल्थ, उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो उसके लिए उस पर हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अच्छा, उसके लिए हमारा जो फार्मर है वो उसके लिए एक बड़ा शॉर्टकट तरीका है कि कोई भी बीमारी आई है, कोई भी कीड़ा लगा है, तो वो जाता है जाके पेस्टिसाइड वाले बंदे से बात करता है, उन्होंने अपनी दवाई बेचनी है, वो कहते हैं इसके लिए फ़लाना स्प्रे है, वो स्प्रे करता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो इस डिटेल में जाता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरे पास कोई ऑर्गेनिक तरीका भी था। इसी तरह उसकी जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो केमिकल से जो बनी हुई खादें उनको प्रेफर करता है, क्योंकि उनका रिएक्शन फौरी होता है। वही जो ब्रॉयलर चिकन के बारे में कहते हैं ना कि एक मुर्गी को अगर उगने में एक सर्टेन टाइम चाहिए नॉर्मल तरीके से, तो उसको चीज़ें इंजेक्ट कर करके उसको स्पीड से और बड़े साइज का प्रोड्यूस कर देते हैं। अब कितने मज़े की बात है कि देसी मुर्गी को पकाने बैठो तो आप पक जाते, कुकर नहीं पकता, और ब्रॉयलर मुर्गी को अभी चूल्हे के पास लेके आते तो पहले कुकर तैयार बैठी होती है कि मैं तो तैयार हो गई। जो अपना वजन नहीं उठा सकती वो हमारे लिए क्या बहुत डेंजरस कितना है कि जिस चीज को आपने अभी चूल्हे के ऊपर रखा पकने के लिए, वो 5 मिनट के अंदर सब्जियों से पहले मुर्गी पक जाती है। बिल्कुल। तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि इन चीजों में है क्या। आई एम श्योर बहुत से लोग जो चिकन पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो बड़ा तरीके से करते होंगे, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्यूअर्स इतने को सही नहीं है, क्योंकि मैस प्रोडक्शन की जब बात करनी होती है आपने, तो अगर वो हर बंदे को कहते हैं कि जी आपने केमिकल ये नहीं डालना, तो खाने की प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। सो आपका इंटरेस्ट सर कैसे पैदा हुआ, आईटी की दुनिया से इस तरफ कैसे निकल पड़े आप? और मैडम आपसे भी यही सवाल करना है कि एजुकेशन का आपका ओवर 35 इयर्स का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, बट बॉटनी में क्यों इतना इंटरेस्ट आया? सबसे पहले आप सर। जी, ये इंटरेस्ट तो मुझे इनहेरिटेड ही है। मेरे वालिद साहब आर्मी में होते थे, तो वो जब भी जहाँ पे भी हम लोग गए वहाँ पे जो भी थोड़ी सी जगह मिली वहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने की कोशिश करते थे। तो ये उस टाइम तो जब वो कहते थे कि इसकी थोड़ा ख्याल रखें तो पानी शानी लगाएं, तो उस टाइम तो थोड़ी सी ऐसल फील होती थी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम थोड़े से बड़े हुए, ज़माने में तो ये मसाइल नहीं थे, ये तो हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम। लेकिन उनको एक शौक था अच्छा, कि खुद से उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, घर में लगाना। तो वो जब होते होते फिर ये जो मुझे चांस मिला है कोविड के दिनों में, जब लॉकडाउन लगा और घर में रहना सारा दिन, तो मैंने सोचा कि चलो फ्री है सारा दिन, कुछ और करने को नहीं है, तो स्टार्ट किया जाए। वो एक प्लांट एक उसे पॉट से स्टार्ट किया, 2-3 होते होते ये मतलब ऐसा ये एक नशा था जो लगते लगते होता होता अब मेरी पूरी छत जो है ना वो इन पौधों से भरी हुई है। मेरे पास ज़मीन पे जगह कम है, तो मैंने अब उसको यूटिलाइज़ किया छत के ऊपर। अब मैंने छत के ऊपर वुडन ब्लॉक्स बना के 2x4 विड्थ और ऑलमोस्ट 2 फीट हाइट के, उनमें ग्रो करनी शुरू कर दी। अब अगर आप उनको कभी विज़िट करें, देखें, तो वो माशाल्लाह इतनी अच्छी उनकी ग्रोथ होती है कि मेरी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। मुझे सीज़न की सब्ज़ियाँ बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, उनको गिफ्ट कर रहा होता हूँ। मुझे देखा देखी बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक होता है, फिर उनको सीड्स शेयर करता हूँ, वो आगे सिलसिला चलता रहता है। भाई वही वाली बात है ना डॉक्टर साहिबा, जहाँ पे हम सारा अपना खाना पीना आजकल की दुनिया में ज़रा मुश्किल होता है, स्पेशली अगर बड़े घर हों, लेकिन एक स्मॉलर साइज़ की फैमिली जो है वो अपने ही बलबूते पे, अपने ही उसके ऊपर कम अज़ कम इन चीज़ों से अपने आप को सेव कर सकते हैं। मुर्गियाँ घर में रख लें, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं पालनी। ऑब्वियसली मवेशी वगैरह घरों में लोगों के लिए मुश्किल होता है, मुर्गियाँ रख ली, बच्चों के लिए आपने रख ली खेलने कूदने के लिए, इवेंचुअली वो बड़ी हो गई, उनके ही फ्रेश आप अंडे खाएं, आपको पता है आप उनको क्या खिला रहे हैं, वही आपके सिस्टम में जाएगा। पौधे वगैरह लगाएं, तो घर बंदा अपने घर में एक छोटा सा फार्मर बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ये किचन वेस्ट आपके पास कितना सारा होता है, कॉम्पोस्ट। मैंने ये नहीं, जो भी अब अगर आप सब्जियां छीलते हैं या जो मैं कह रही हूँ उसका आप कॉम्पोस्ट बना सकते हैं। एग्जैक्टली। मैंने तो, मुझे खुद मुर्गियों का वैसे बहुत शौक है, ऑल्दो फील्ड मेरी बॉटनी की है, पर मैं जैसे ही मैं रिटायर हुई थी तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैंने अपने घर में मुर्गियाँ रख ली थी। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि आप घर की चीज़ें जो हैं वो किचन वेस्ट और सारा उसको चॉप करके गो के थोड़ा सा आपको सप्लीमेंट उनकी फीड भी देनी पड़ती है। बट वैसे वाहिद आपने उस सब्ज़ी की बात की जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी मुझे मेरी फ्रेंड्स ने छिली हुई मूली बुलाया।
कि तुम इतनी चिट्टी हो, तुम छिली हुई मूली लगती हो। तो आपने मूली कहा ना तो मेरा एकदम से ज़रा दिल बैठ गया, मैंने कहा है मेरी दुश्मन की आपने बात कर ली। लेकिन अगेन कैन यू इमेजिन, मतलब रोड साइड से आजकल कोई ज़माना रहा है कोई चीज़ खाने का? छोटे होते थे आपको याद है, मूलियाँ गाजरें काटी हुई होती थी, इसमें मसाला वगैरह लगाया हुआ होता था। घर पे देख मुँह में पानी भी आ गया। अब आप बाहर नहीं खा सकते क्योंकि जिस पानी में वो धुलती हैं वो गंदी, जो उसके ऊपर मसाले डाले, हाथ पतनी सा। तो आजकल हेपेटाइटिस, टाइफाइड, इतनी बीमारियां हैं, अपने ही घरों में उगाएं और अपने ही घरों में यूटिलाइज करें। बिल्कुल, ये तो वाकई बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है और पॉइंट है कि हमें अपने घर में अगर हम इजीली कर सकते हैं, आपके पास स्पेस है, जैसे बता रहे हैं कि आप स्पेस को वर्टिकली भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टली तो नहीं। अब किसी के पास भी नहीं है। खरबपति भी जो है उसने अपनी फुटप्रिंट छोटा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में अभी भी हमारी फनकारियां चल रही है, बट बेसिकली पूरी दुनिया अपना फुटप्रिंट छोटा कर रही है। फैशन सस्टेनेबल हो रहा गया, जीने का तरीका सस्टेनेबल हो गया। उसमें ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है खर्चे के पॉइंट ऑफ, मतलब आप लोग बेहतर बता सकते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। जी भैया। जी, ये देखिए स्पेस का इशू लोग अक्सर वैसे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, लेकिन छत सबके पास होती है। भाई खिड़की तो है ना, खिड़की है, खिड़की छत में है, इतनी सब सी तो कुछ वो है। बनी होती है ना, ओते विच चीज़ां लगा दो। चलो कुछ लोग होते हैं जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं या जिनकी नहीं होती रूफ, बैल्कनी होती, कुछ तो होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। सहन तो होता है जिसमें लोग आके बैठते हैं। और बाय द वे सारे पौधे और सारी चीज़ें धूप वाली नहीं होती, कुछ शेड में भी लगाई जाती है। इंडोर प्लांट्स हैं बहुत सारे। और फिर एक बात इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्लांट सिर्फ सब्जियों और उस खाने के मकसद के लिए लगाएं। स्मॉग कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एयर प्योरीफाइंग है, आप उनको सिलेक्ट करें, वो वाले प्लांट्स आप लगाएं तो वो इमिट करते हैं, आयंस इमिट करते हैं। और वो स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, एटलीस्ट ये तीन तो का तो मुझे पता है कि ये स्मॉग और जो लोग एग्जैक्टली हवा की आलूदगी से तंग हैं। और सबसे प्यारी बात कि दिखने में कितने खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल। और इससे भी अच्छी चीज़ है, ये सारे प्लांट जो आपने नाम लिए ये सारे इजी टू ग्रो हैं। ये कोई भी बंदा बहुत इजीली घर में दुनिया का grow कर सकता है। नालायक तरीन बंदा भी इनको, अगर आपने मनी प्लांट मार दिया ना तो फिर आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद इतना आसान है, पानी में लगा दो, मिट्टी में जिथे ला दो उग जाता है। नहीं, एक और प्लांट है जिससे आपने मनी प्लांट का जिक्र किया, आपने स्नेक प्लांट देखा होगा। स्नेक प्लांट होता है ऐसे थोड़ा सा कर्वी सा होता है और उसके ऊपर एक हाँ जी, कांटा वैसे होता है। करके। और बाहर इंग्लिश में तो इसका कॉमन नेम मदर इन लॉज टंग भी है, क्योंकि बड़ा ही बुरा नाम है। बड़ा ही बड़ा ही बुरा नाम है। सेंसिवेरिया इसका बोटेनिकल नेम है। लेकिन बहरहाल ये प्लांट इतना इजी टू ग्रो, इतना रिजिलियंट है, आप इसको लगाएं, ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती। आप उसको बेचारे को मारने की भी कोशिश करेंगे वो जीता चला जाएगा माशाल्लाह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पौधों को टॉर्चर करे। अगेन जानदार चीज़ है। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगी व्यूअर्स, प्लीज़, जब तक जानवर या पौधा बाहर है अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। जब आप उसको उठा के अपने घर में लेके आते हैं ना, लगाते हैं या जानवर पालते हैं, आपने अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट जिम्मेदारी ली है उसकी। तो ये बात याद रखिएगा। तो जब आप पौधे लेके आते हैं, और आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, चलो बहुत से पौधे लगा दो दिखाने के लिए, और 6 दिन के बाद ना उनको किसी ने पानी दिया और 2 हफ्ते के अंदर वो पौधे मर भी गए, तो याद रखिएगा कि ये भी एक फॉर्म ऑफ कत्ल ही है। आई एम सॉरी, ज्यादती है। बिल्कुल ऐसे ही। पर्पस के लिए आप चीज़ को यूज़ करें, समझ आती है। लोग क्या करते हैं, आप बात करिए खाने की मैडम, लोग सब्जियों को छीलते हैं, आधा तो वो छिलके में ही निकल जाती है चीज़। उन्हीं छिलकों को आप दफनाएं मिट्टी के अंदर कुछ देर उसको। सर आप बताइए वो जो कंपोस्ट वाला मामला होता है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। किचन वेस्ट कितना लोग ज़ाया करते हैं, जबकि वो पौधों की सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो आपकी एक चीज़ आप ख़रीद के लाए हैं, वो ऑलरेडी आपके पास आपकी प्रॉपर्टी, आपने उसको काट के फेंक दिया। जो चीज़ आपने बाज़ार से ख़रीदनी थी वो आपके पास घर में पड़ी हुई थी, आपने उसको फेंका, बाज़ार से जाके कंपोस्ट खरीद लाए, ठीक है। लेकिन उसमें उसका एक थोड़ा सा इशू होता है जो अक्सर लोग जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते, कि वो स्मेली होता है। आपके पास अगर घर छोटा है और आपके करीब कहीं पे ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप उसको डिग करके रख सकें, तो आप अक्सर, जैसे मैं छत पे एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे स्मेल इतनी ज़्यादा। सर मैं आपको बताऊँ तरीका, सॉरी, क्योंकि मैंने एक ऐसा बाहर गुजारा है। तो कॉम्पोस्ट वाला सिस्टम और ये वाली चीज़ बहुत सालों से चलती आ रही है बाहर, हम लोग अब रियलाइज़ करें। इसका बड़ा एक बेहतरीन तरीका है कवर्ड बॉक्स। उसको धूप की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली उसको धूप नहीं लगती, तो वो बेहतर खाद बनती है। अगर आप प्लास्टिक के कोई एक बड़ा कंटेनर ले लेते हैं, थोड़ी सी उसमें आप मिट्टी डाल दें और उसके अंदर ये चीज़ें डालते जाए कवर करके, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ सर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, वो एक दफ़ा जब खोलेंगे तो वो 1 टाइम स्मेल आती है। आपने अपना किचन वेस्ट सारा दिन जमा किया, एक टाइम जाके उसमें डाल के उसको बंद कर दिया,
सर बेहतरीन खाद। ये तो देखिए, ये तो शौक की का नेक्स्ट लेवल है जिस पे आप बात कर रही हैं। हम तो पहले कोशिश करेंगे कि पहले लोग पौधों तक आएँ, उनका ख्याल रखना शुरू करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। देखिए इस दिन का मकसद भी ये है कि हम पौधा लगाना एक चीज़ है, उसके बाद उसकी हेल्थ का ख्याल रखना जो है वो सेकेंड चीज़ है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको टाइम दें। बिल्कुल सर। आप उसको, जैसे घर में आपने कोई जानवर रखा हो या आपका बच्चा ही हो, अगर आप वो एक दिन ढीला बैठा हुआ और आप उसको देखेंगे नहीं, उससे पूछेंगे नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और आप ऑफिस चले जाएंगे तो शाम तक आके तो वो बेड पे लेटा होगा। इसी तरह आप डेली अपने जो पौधे हैं उनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। मैं ऑफिस जाने से पहले जितना मर्जी लेट हो रहा हूँ, मैं आधा पौना घंटा अपने प्लांट्स को निकलता हूँ, मैं ज़रूर देखता हूँ। मैं उसको पत्ते पलट के देखूंगा कि कहीं ऊपर नीचे कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं प्लांट की, तो स्टार्ट में किसी भी तरह के पेस्ट या कोई भी इन्फेक्शन होती है उसको हैंडल करना आसान होता है। हम देखते नहीं हैं, वो पानी से गुजर जाता है, उसके बाद हम उस पर स्प्रे पे आ जाते हैं कि आप उस पर स्प्रे सर करें। जी प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर एंड अर्ली डिटेक्शन इज की। अवॉइड कर जाए चीज़ तो बेस्ट है, अगर कोई चीज़ हो जाती है जल्दी पकड़ ले। बीमारियों में भी यही होता है, तो अगेन जानदार चीज़ है, बीमार भी होती है। अगर कोई मसला, अब मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं मैडम, पुराने आम के दरख्त, उस पर कीड़ा लगा, किसी ने बॉदर नहीं किया, वो 100 साल पुराना जो दरख्त है वो बर्बाद हो गया, काटना पड़ा क्योंकि उसको खा गए कीड़े। सो थोड़ा सा एफर्ट। ये बात है, ये सारी पॉइंट्स है। एक तो मैं ये भी समझती हूँ कि छोटी सी बात है, लेकिन जब हम किसी के घर विजिट करने जाते हैं तो हम बुकेज ले जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। व्हाई नॉट गिव देम अ पॉट विद अ प्लांट इन इट। आपने मेरी फेवरेट बात कही, एंड कैन आई टेल यू, हम फ्रेंड्स यही करते हैं। जब भी किसी की बर्थडे या कोई मौका आता है ना, वी टेक प्लांट्स। इससे मेरी लास्ट टाइम मेरी बर्थडे में अपनी कज़न को कंप्लेन करती, मैं कहा यार समझ नहीं आ रही ये वो वोटेवर, क्योंकि मेरा उस तरह ग्रीन थंब नहीं है, मैं मनी प्लांट को भी मर्डर कर सकती हूँ, मैं वो वाला बंदा हूँ। तो अब माली जो है उनके साथ पता नहीं क्यों कुछ लोगों की किस्मत ख़राब होती है पौधों में, जानवरों में आई एम ग्रेट, फॉर सम रीज़न प्लांट्स पे मैं मिस हो जाती हूँ। सो मैंने कंप्लेन किया कि यार मेरे पास अब वही, मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने नर्सरी से लेना है। मेरी बर्थडे आ रही थी, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट्स, पूरी एक जो छोटी वाली वो रिक्शे वाली नहीं होती, वो जो पीछे आपको पता है उसमें अक्सर वो खड़ी होती है नर्सरियों के बाहर, वो पूरी भर के लिया मैंने, पूरे घर में लगा दिए। वो अभी तक माशाल्लाह, पिछले बर्थडे की बात है तो 1.5 साल हो गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल। सो द फैक्ट इज दीज आर ब्यूटीफुल जेस्चर्स। फूलों का बुका लेके जाते हैं, वो वैसे आप फूल काट चुके होते हैं, मार चुके होते हैं, 100 गुना बेहतर है कि पौधा दे दे, जब भी वो उस पौधे को देखेंगे आपको याद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बस यही बात है। और फिर उसकी केयर भी हो, क्योंकि वो स्पेशल ओकेजन पे आपको दिया जाता है, तो आप उसके उस हिसाब से ही केयर करते हैं। और मैं तो अपनी वेजिटेबल्स समटाइम्स गिफ्ट करता हूँ, तो वो एक बड़ा ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स आता है। और बल्कि बहुत सारे लोग अब तो मुझसे डिमांड करते हैं कि हमारी ये चीज़ बुक करके रखना है, क्योंकि अब उनको भी पता है कि मैंने किस तरह ग्रो किया, वो मुझे भी पता है, तो उस चीज़ का एक अपना ही मज़ा होता है। बल्कि एक छोटा सा हम लोग सर्दियों में अक्सर ये होता है, जैसे आपने पहले मूली की बात की, तो मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ है, तो मैं काफ़ी वैराइटीज़ लगाता हूँ डिफरेंट उनकी। तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग सर्दियों में छत के ऊपर चेज़ वगैरह रख के आराम से वहीं पे काट के वहीं पे उखाड़ के उसी टाइम खाते हैं। यकीन करें किन्नुओं के साथ भी ऐसे ही होता था घर में, हर किसी ने आम या और किन्नू का दरख्त लगाया। अब तो खैर वो ज़माने ही नहीं रहे ना, स्पेसिस ही नहीं रही। आप बिलीव करेंगे मैंने किन्नू का दरख्त भी छत पे लगाया। क्या बात है बॉस। मैंने अंगूर भी छत पे लगाया, किन्नू भी, मौसमी भी। आम का दरख्त उगा दे मुझे छत पे, मैं आपको मान जाऊंगी। मैं अपने भाई को चैलेंज देती हूँ। चलें मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि एक वैरायटी है एक दो जो आप लगा सकते हैं। बड़े साइज़ के ग्रो बैग में आप सब कुछ उगा सकते हैं। उसकी आपको ग्रोथ कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको एक हद तक प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। तो आप उसकी प्रूनिंग करेंगे या? एग्जैक्टली। तो अब बिल्कुल एंड में मैं चाहूँगी कि आप दोनों से एक पॉजिटिव मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए हम लोग जाके किसानों को तो उस तरह से नहीं मैनेज कर सकते, और ऑब्वियसली वो बेचारे भी अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम करें। हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, ये आपसे पैगाम लेना है मैडम जी। जी, मैं आपको अपनी पर्सनल एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मैं एक ऐसे प्लांट पे कर रही थी जो कि एग्जॉटिक प्लांट है, पार्थेनियम स्टीरोफोरस। वो आज से 50 साल पहले हमारे मुल्क में नहीं था। उसकी कंटेमिनेशन हुई वीट सीड्स में, और इस तरह से करता करता वो इंडिया से हमारी तरफ, प्लांट्स तो बॉर्डर नहीं ना देखते, तो वो ये आ गया।
अब देखिए प्लांट्स की सिर्फ अपनी हेल्थ नहीं है, प्लांट की हेल्थ जो है वो दूसरे प्लांट्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो प्लांट जब आया वो अपने पेस्ट एंड प्रेडेटर साथ नहीं लेकर आया, उसने हमारे यहाँ पे तबाही मचाई हुई है। मैं अगर आपको उसका ज़रा थोड़ा सा आइडिया दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि वो यूकलिप्टस क्या ट्री plant जो है हमारा, जी, वो यूकलिप्टस ट्री है, वो बहुत वो ज्यादा भी पानी exotic- खींच लेता है, वो भी एग्जॉटिक है। तो 50 जगह पे मत हाँ, लगाएं, exactly। लगाना है तो एक लगाएं। जब आप इतना लगाते हैं तो बाकी सारे पौधे मर जाते हैं, राइट सर? बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ये पेपर मलबरी जो है, ये इस्लामाबाद में उन्होंने लगाया, ब्रोसिनेशिया पपायरीफेरा, इतनी एलर्जीज उसकी हुई कि अब उसको ख़त्म करने के चक्कर में है। तो ये जो पार्थिनियम है जी, शहतूत का नहीं नहीं, अब वो हाँ उसको तूत कहते हैं, वो पेपर मलबरी। अच्छा, पेपर सही शहतूत तो नहीं होता, आम लैंग्वेज में लोग उसको तूत कहते हैं। ओके। तो इसी तरह मैं आपको ये पार्थिनियम का बता रही हूँ, हमारे बुकेज में लोग भर भर के लगाते हैं, इससे बहुत एलर्जीज होती हैं और ये प्लांट जो है वो हमारे नेटिव प्लांट्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है और इसने तबाही मचाई हुई है। छोटा छोटा वाइट कलर का होगा, आपने देखा होगा कि बुकेज में बेबीज ब्रेथ, ये नहीं, बेबीज ब्रेथ की बहन है ये। हाँ एग्जैक्टली, लगता उसी किस्म का है, लगता और उसी क्योंकि उससे ज़रा सस्ता होता है तो लोग उसको प्रेफर तो करते हैं। मेरा मैसेज जो है वो सिर्फ हेल्दी प्लांट को इट्सेल्फ हेल्दी रखने की भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे ग्रोअर्स हैं, जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, जो बाकी लोग प्लांटेशन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एग्जॉटिक प्लांट्स जो कि हमारी बिलोंग नहीं करते कंट्री को, उसकी बजाय आप उस एरिया के नेटिव प्लांट्स लगाएं। बिल्कुल सही, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है मैडम, की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा पैगाम है। अब जो लोग पाम ट्रीज लगा, जिन्होंने अन्नी मचाई हुई है पाम ट्री लगा लगा के, वो बेचारे 90% मर जाते हैं। तो प्लीज वो एक तो वही वाली बात है ना कि किसी एक जगह से उठा के एक चीज को लेके आना, अगेन जानदार चीज है। आई एम नॉट इवन वरिड अबाउट जो फाइनेंशियल नुकसान किसी का हो रहा है, आई एम वरिड अबाउट द डेथ ऑफ अ प्लांट जो गैर जरूरी थी। बिल्कुल ऐसे। जी सर। जी, इस दिन के बारे में स्पेशली कहना चाहूँगा कि ये इस दिन हमने किसी बड़े स्टेप का वेट नहीं करना, हमने अपने लेवल पे जो चीज़ हम कर सकते हैं, हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। एक छोटा स्टेप भी मैटर करता है। आप ये सोचेंगे आप अपने बच्चों के लिए खुद करते हैं, आप किसी का वेट नहीं करते कि आप उनके मुस्तकबिल के लिए कोई आके उनके लिए कुछ करेगा। आप उनको अच्छा खिलाते हैं, आप उनको एक अच्छी स्कूलिंग देते हैं, आप उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट देते हैं। इसी तरह आपने उनके मुस्तकबिल के लिए भी एक अच्छा क्लाइमेट छोड़ के जाना है। तो वो इसी तरह आप कर सकते हैं कि आप उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, उन प्लांट की देखभाल करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनका ख्याल रखें उसी तरह जिस तरह आप अपने पेट्स का या अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। क्योंकि अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकेंगे। जब आप वो आपको प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इवेंचुअली आप मायूस हो जाएंगे। तो इसलिए ये आपकी चॉइस है कि आप स्मोक में मास्क लगा के अपना आखिरी वक्त गुजारना चाहते हैं या अपने लगाए हुए दरख्तों के नीचे सुकून से बैठना चाहते हैं। बिल्कुल सही, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो आप दोनों अपनी ज़िंदगियों में बहुत मसरूफ़ हैं, बट ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे व्यूअर्स को। देखिए, पौधे लगा लेते हैं लोग, लेकिन देखिए ये एक रिश्ता है जो आप बना रहे हैं, फिर उस रिश्ते को आपने निभाना भी है, और अगर नहीं निभा सकते तो ना लगाएं, सीरियसली ना लगाएं। बार बार जानदार चीज़ को ला के मारना। व्यूअर्स, मेरी तो रूह इतनी ज़्यादा कत्ल नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप कर सकते हैं तो आपकी मर्जी। आई एम सॉरी, इट इज़ बेसिकली मर्डर, बार। सो व्यूअर्स प्लीज़ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द चरिंद परिंद पौधों का भी ख्याल रखें और शजरकारी की तरफ जाएं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जो अजाब हम लोगों के ऊपर बर्पा हो रहे हैं ना, ये बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई, दो बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड और इस वक्त मैचिंग ख़वातीन हमारे शो पे हैं, जो दोनों ब्रिलियंट इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं। आज इनको प्रोग्राम पे बेसिकली मैंने अपनी कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए बुलाया, क्योंकि मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। एक ज़माने में जब हम बात करते थे आर्टिस्ट की, तो मेरे जहन में आर्टिस्ट वही होता था जो, ये मेरी बेवकूफ़ी और नालायकी है, इस पर और लोग ना जाएं प्लीज़, कि जो बंदा कैनवस लेता है और उस पर पेंट करता है।
या किसी दीवार को पेंट कर दिया या छत को कर दिया, जैसे बहुत से हमारे जो मतलब रह चुके हैं आर्टिस्ट उन लोगों ने भी किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी। लेकिन अब आर्ट की दुनिया ही बदल गई है। बड़ी दफ़ा चीज़ें सारी कंप्यूटर पे तैयार कर दी जाती हैं और वो एक आर्टिस्ट का वर्क कंसिडर किया जाता है। नो डाउट बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ क्या है इसकी कुछ कन्फ्यूजन ही रहती है। और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम अभी भी स्लोली जो है वहाँ आगे बढ़ रहे हैं। वो शायद मेरे जैसे लोगों की नालायकी की वजह से। बट आज थोड़ा सा आर्ट के बारे में सीखते भी और ये भी जानते हैं कि आज की दुनिया में जहाँ हर बंदा IT के पीछे, AI के पीछे भाग रहा है, आर्ट का स्कोप कितना है। सो आइए मिलते हैं बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट जिनका कुछ काम मेरे पास भी है, तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझती हूँ। हमारे साथ सदफ नईम है, एक बेहतरीन विजुअल आर्टिस्ट एंड एन एजुकेशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। एंड देन अ ट्रू ब्रिलियंट वुमन ऑफ सब्सटेंस। बच्चे, शादी, सब चीज़ों के बाद बड़ी हिम्मत करके बाहर गई, बाहर से अपनी मज़ीद पढ़ाई कंप्लीट करके आई, बड़ा आपने एक एफर्ट किया और वो बड़ा हिम्मत का काम था। स्पेशली बिकॉज थोड़ा बहुत मैं आपको जानती भी हूँ, बड़ा दिल पे पत्थर रख के आपने ये काम किया। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने बड़ा एक दरवाज़ा खोला बहुत सी और ख़वातीन के लिए। ये शुक्रिया बहुत बहुत। उसके पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है, स्पेशली जो मेरे घर में सारे लोग हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक किरदार है मुझे भेजने में और पढ़ाने में। Then we have with us another absolutely brilliant personality जो बहुत सी टोपियाँ पहनती हैं। विजुअल आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी हैं और क्यूरेटर भी हैं। यूजुअली ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ लोगों में ही पाई जाती हैं। ये पता नहीं क्या इनके अम्मा अब्बा ने खाया था जब ये दुनिया में आई थी कि माशाल्लाह सौलत अजमल जो हैं बहुत ही टैलेंटेड खातून है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सौलत जी, सबसे पहले तो मुझे अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइएगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक और बड़ी प्यारी सी सहेली जो है किचन में एन आर्टिस्ट इन हर ओन राइट, क्योंकि एज यू नो व्यूअर्स, अ शेफ़ इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, क्योंकि culinary आर्ट्स भी एक बड़ी खूबसूरत फील्ड है। तो आइए वहाँ पे भी नज़र डालते हैं। जी, जो पोटैटो वेजीज हैं वो रेडी हो गए हैं और चिकन वेजिटेबल मैकरोनी भी रेडी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आमू। थैंक्स अ लॉट। सो अब बढ़ते हैं सौलत जी, आपसे शुरू करते हैं। आपकी आर्ट और क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ जर्नी कैसे शुरू हुई? कुछ तो मेरे ख्याल है बाय डिफ़ॉल्ट हुई, क्योंकि बोथ माय पेरेंट्स दोनों जो हैं वो एना मौलका के ज़माने के MA के आर्ट के स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी से। एंड आई थिंक वो एक तो घर में बहुत देखा, आर्ट क्राफ्ट बहुत देखा, बचपन से देखा, कुछ नेचुरल टैलेंट था और कुछ सपोर्ट और घर में पुश बहुत मिला कि करो जो करना। सो उसके बाद मैं काफ़ी अर्सा जो है वो मेरी फैमिली जो है वो अमेरिका मूव हो गई। सो मेरी पढ़ाई वहाँ पे भी जो है वो आर्ट्स में रही, BFA किया, MFA किया उस यहाँ मूव बैक करने से पहले। अच्छा, बड़ा रेयर होता है कि दोनों माँ बाप जो है वो आर्ट से वाबस्ता हो। यूजुअली घरों में यही होता है कि ए आर्टिस्ट है ते हुन तू कोई नौकरी कर 9 से 5 की, क्योंकि ये मामला नहीं चला तो ये तो चल पड़े, रिस्की काम है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आपके घर में भी यही मामला है, 2 आर्टिस्ट एक ही घर में, बट आप वो मामा बाबा हैं जो दोनों आर्टिस्ट हैं। बट मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी, वो पहला मोमेंट जब आपने रियलाइज़ किया कि मैंने ये करना है, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने इंजीनियर नहीं बनना। आई थिंक बहुत ही अर्ली एज से ये एक जहन में ख़्याल आ गया था, बिकॉज़ मुझे लगता था कि ये बहुत एक कंफर्ट जोन है। तो और सबने पेरेंट्स ने, बहन भाइयों ने, सबने बहुत इनकरेज किया, तो वो एक बहुत ही कंफर्ट जोन बन जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं ड्राइंग करती थी और पेंट करती थी बचपन से ही। तो आई थिंक मुझे याद नहीं है किस उम्र से, बहुत ही छोटी थी। सो वो होता है ना कि अच्छा, एंड हर कोई मुझे अप्रिशिएट करता था कि इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो फिर यू फील प्राउड कि अच्छा आपकी ड्राइंग अच्छी है, तो आई जस्ट वांट टू डू दिस। अमेजिंग। अच्छा सौलत, आपने राइटिंग भी साथ साथ, क्यूरेटिंग एज वेल, ये कैसे हुआ सब कुछ? जी, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है वो थोड़ी सी वेरिड है। कुछ मैंने सोशियोलॉजी में भी एक डिग्री की हुई है। कुछ डिग्रीज का ही बता दें हमें। एक तो मेरी बात सुनेंगे, जो आप हम्बल आर्टिस्ट होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से आपसे हमें बातें निकालनी पड़ती है। अब दोनों बहुत पढ़ी लिखी खवातीन भी हैं, प्लीज़ बता दें ताकि कुछ लोग इंस्पायर भी हो जाएं। जी। मैं मेरे ख्याल है 18 साल की थी जब मैं US मूव हो गई थी फैमिली के साथ। सो मेरी एजुकेशन जो है वो वहीं पे ज़्यादातर हुई है, कॉलेज वहाँ पे था। सो एक
सोशियोलॉजी में डिग्री कर ली, एक स्टूडियो आर्ट में कर ली। सोशियोलॉजी के बाद मैं इनिशियली लीगल फील्ड में जाना चाह रही थी, लॉ की। आई नो, विच इज़ वाई आई एम हियर नाउ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि घर पे मेरे लिए फिर मसला पड़ जाएगा। तो उधर जो है उधर से ज़रा लिखत पढ़त सोशियोलॉजी, क्योंकि लिटरेचर का बहुत शौक़ था, तो पता नहीं था कि एग्जैक्टली मैंने फ़ाइन आर्ट्स ही करना है या नहीं, लेकिन ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की। ह्यूमन राइट्स वॉच में काम किया, अर्बन जस्टिस, ये वो, थोड़ी फाइनेंस की भी में भी हाथ पैर मारा लॉ के चक्कर में, तो उसमें लिखना पढ़ना आ गया बाय डिफ़ॉल्ट और शौक़ था। लेकिन हर बंदा अच्छा लिखता नहीं है। आप अगर सारी टेक्निकल चीज़ें सीख भी लें, अब बेचारा चैट जीपीटी बेचारा बड़ा स्वीट है, वो लिख तो देता है लेकिन उसमें कोई दिल नहीं होता। प्यारा तो बहुत है, कोशिश करता है बेचारा, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाता। तो इंसान होने का सबसे बड़ा तो ये एक एलिमेंट आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कि कुछ आई थिंक लिखने का शौक़ नहीं था, बस लिखना शुरू किया, किसी ने पढ़ लिया, किसी को अच्छा लग गया तो फिर लिखने का मामला भी चलता रहा। अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को पता चले, क्योंकि हर बंदा सोचता है वो आर्टिस्ट तो वो होता है जिसका अंदर थोड़ा सा टैलेंट होता है, ये नहीं। और बहुत से लोग हैं जो कर भी रहे हैं उसी तरह, जिस तरह हम एक्टर्स, मीडिया, लाइक एज एन एक्टर और व्हाटएवर एज अ मीडिया पर्सन पढ़ के भी आ सकते हैं इसी फील्ड में और बगैर पढ़े भी आ जाते हैं। लेकिन पढ़ाई से जो एक मज़ा आता है चीज़ के अंदर, वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। मेरा ख्याल है एक डिसिप्लिन चाहिए होता है हर किसी काम को करने के लिए, और पढ़ाई आपको वो डिसिप्लिन करने का तरीका बताती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आर्ट एजुकेशन जो है वो फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो, वो दोनों तरह से मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी का, स्पेशली आजकल की जो ज़िंदगी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आप अपना आपने सिर्फ ड्राइंग, पेंटिंग या एक खूबसूरत चीज़ नहीं बनानी, ये आपको आपकी ज़िंदगी का तरीका एक्चुअली बताती है कि आपने आगे परसू कैसे करना है और इस दुनिया को कैसे देखना है और इस दुनिया में अपनी जगह कैसे बनानी है। एंड सेकेंडली, आजकल के टाइम पे जहाँ इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है हर जगह पे, तो आई थिंक आर्ट एजुकेशन आपको बताती है कि आपने थ्रू डिसिप्लिन किस तरह से चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, लोग अक्सर आर्टिस्ट को डिसिप्लिन उनके साथ वर्ड नहीं कनेक्ट करते। ना इन लोगों को दिन का होश होता है ना रात का होता है, सारा दिन लिबड़े हुए होते हैं पेंट में या मिट्टी में या किसी और चीज़ में। बल्कि पेंट और मिट्टी से याद है, फाइन आर्ट्स, अगेन जब छोटे होते थे तो फाइन आर्ट्स का टर्म होता था, अब तो आर्ट की भी डिफरेंट टर्म। इसमें क्या क्या आता है, अगर ये एक्सप्लेन कर दें। मतलब एक तरफ आर्किटेक्ट है तो मतलब जरा NCA की बात करें, वहाँ आर्किटेक्चर भी सिखाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन भी सिखाते हैं, स्कल्पचर भी सिखाते हैं, फिर ये क्या क्या इसके ज़ुमरे में आता है, अगर ये गाइड करें तो। आई थिंक इसके ज़ुमरे में सब कुछ आता है। मेरा तो ख्याल है फाइनेंस भी एक आर्ट है, उसको समझना, उसको आई नो, लेकिन ये कि है तो सही, उसको समझना, उसकी डील्स जिस तरह से आप निकालते हैं, जिस तरह से आप स्ट्रक्चर करते हैं, आई थिंक बड़ा वो भी एक फ़र्क किस्म का आर्ट है। बट फाइन आर्ट स्पेसिफिकली आई बिलीव कि एक हाथ की और आँख के देखने की, समझने की कला है, जिसको आप किस तरह से निकालते हैं और अगला उसको अप्रिशिएट करता है। आई थिंक दैट वो जो कन्वर्सेशन है वहाँ पे फाइन आर्ट की शुरुआत होती है। फ्यूचर क्या है आर्ट का पाकिस्तान, ये मैंने आगे पूछना है। अभी मैं जानना चाहती हूँ सदफ जी, एज एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, आप पढ़ाती भी हैं, सिखाती भी हैं, स्कोप कितना है? भाई वही वाली बात है ना, रोज़ी रोटी के कितने मौके बन सकते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के बच्चे कहते हैं आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट, आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट। माँ बाप कहते हैं बेटा IT की तरफ जाओ, कंप्यूटर सीखो, ये सीखो, वो सीखो, जहाँ पे कोई रोज़ी रोटी आने का सीन है। आर्ट का एक्चुअली स्कोप आपकी नज़र में दोनों के क्या है? एक्चुअली अब तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं अगर हम कंपेयर करें पिछले 20 सालों से। तो अभी क्योंकि सोशल मीडिया के वजह से आपको पता चल रहा होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से आपको चांसेस मिल रहे हैं, मौके कहाँ कहाँ पे दुनिया में मौजूद हैं। तो पूरी दुनिया में आर्ट के हवाले से बहुत आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर सिर्फ पेंटिंग या फाइन आर्ट्स की बात करें, जिसमें स्कल्पचर और पेंटिंग और इंस्टॉलेशंस और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करते हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गैलरीज़ हैं, जिसमें जब आप अपना काम वहाँ पे लगाते हैं तो आप ना सिर्फ अपना काम दिखा रहे होते हैं, आप अपनी एक सोच दुनिया को दे रहे होते हैं।
आई थिंक ये बड़ी एक अच्छी कन्वर्सेशन भी शुरू होती है, और इसमें आगे जो है आप अगर आपने सरवाइव करना है तो आज हमारे पास हमारे अपने टीचर्स में से और हमारे अपने कोलीग्स में से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि सिर्फ आर्ट पे सरवाइव कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है। नहीं, बट देखिए ना, नो डाउट हमारे बहुत से, आई मीन माशाल्लाह योर हस्बैंड इज़ वन ऑफ दोज पीपल, इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, इज़ ब्रिलियंट। पाकिस्तान क्या बल्कि इंटरनेशनली हमें मैप पे हमारा नाम रिकग्नाइज करवाने में से वो एक है। बहुत से और भी लोग हैं, लेकिन बहुत सौ में से बहुत कम हैं। रोज़ी रोटी का भी तो मसला है ना सहूलत, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप आर्टिस्ट, स्टार्विंग आर्टिस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डेटेड हो गया है। इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल डेटेड हो गया है, बिकॉज अब वो जो रोमांटिसिज्म है ना उसके बारे में कि जी आप अगर भूखे हैं और आप आर्ट खाली कर रहे हैं और तो वाह क्या ज़िंदगी है, लेकिन आप मरने के बाद, और ये मुझे भी बाय द वे मेरे दोनों आर्टिस्ट माँ बाप ने कहा था कि बेटा आर्टिस्ट बनना है तो ये सोच लो कि मरने के बाद फेमस हो जाओगी, लेकिन भूखी ना मरना। वो ऑब्वियसली कंसिडरेशन होती है, मतलब मगर मौत के बाद मैं अमर हो जाऊंगी तो ज़िंदगी में अगर जलील होके जीना है, बाय दैट आई मीन कि मतलब आपको एक वक्त की रोटी के लिए भी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं तो स्वात मिट्टी आर्ट निकलेगा आप में से। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक कि वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जो अपने आर्ट को डेडिकेट कर सकते हैं सारा का सारा टाइम, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, हम और भी चीज़ें करते हैं, क्यूरेट भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लिखते भी हैं, मगर वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडियो में रह के अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं और घर चला सकते हैं, आई थिंक दोज आर वेरी लकी पीपल। यू नो, वो कुछ एक तो चीज़ बाय चॉइस भी होती है, कुछ थोड़ी बहुत आई थिंक स्किल किस्मत भी होती है कि आप कहाँ पे किसकी नज़र में आ जाएं, कुछ आपकी प्लेसमेंट होती है कि भाई किस कॉलेज जाना है, किस गैलरी में काम लगा है, कि कौन जो है वो अखबार में छपा है, कौन किताब में छपा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, कोई एक फॉर्मूला नहीं है, नुस्खा एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होनी होती हैं, मगर मेरा ख्याल है कि अब जो है वो आपको इतना एक्सपोजर मिल जाता है कि आप पहुंच जाते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे आपकी इजाज़त से। जब वापस आएंगे कोई भी यंग आर्टिस्ट, क्योंकि आप दोनों पढ़ाने वाले भी हैं और माशाल्लाह अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, कोई भी यंग आर्टिस्ट अपने आप को इस्टेब्लिश कैसे करे? इस वक्त जब हमसे कोई पूछता है कि यार एक्टर कैसे बने, एक्टर बन तो जाते हैं आप, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो वो क्या तरीका है जिसके थ्रू अगर किसी, अलॉट ऑफ पीपल, अलॉट पेरेंट्स विल बी वॉचिंग, सोच रहे होंगे कि बच्चा ढीठ हुआ हो कि नहीं उसने डॉक्टर इंजीनियर बनना। अब अगर आर्ट की तरफ ही जाना है तो रोड मैप क्या है? ज़िंदगी में आपको पता है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह जो भी निकलता है वो किसी गलत जगह पे ही जाके फिट होता है। तो ब्रेक के बाद वो क्या रूट है, वो क्या गाइडेंस है जो आप देंगे? प्लस अगर हर चीज़ आजकल कंप्यूटर पे बन रही है तो फिर आर्टिस्ट कंप्यूटर है कि आर्टिस्ट इटसेल्फ आर्टिस्ट है? ये मैं जानना चाहूँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई जिन के माँ बाप इस टेंशन में बैठे हैं, ख़ुद वो टेंशन में बैठे हैं कि भाई हमने तो आर्ट की फील्ड में ही जाना है, हमने एक आर्टिस्ट बनना है, चाहे विजुअल आर्टिस्ट हो या जिस भी कैटेगरी ऑफ आर्ट में, स्कल्पटर बनना है, जो भी बनना है। अब बनना है, ये करना है, लेकिन रोड मैप नहीं है, क्योंकि कोई भी, जैसे कि ब्रेक से पहले भी सदफ जी ने और सहूलत जी ने कहा कि कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स तो हैं जो आप लें ताकि आप अपनी कामयाबी गारंटी नहीं कर सकते तो कम से कम हाफ पे तो उसकी तरफ पहुंच जाएं। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट सदफ नईम हैं, विजुअल आर्टिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। हमारे साथ सहूलत अजमल हैं जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, क्यूरेटर हैं। जी सदफ जी, अगर कोई आपसे आके बच्चा पूछता है कि मैडम, और आप कह रही हैं कि बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सीखा हुआ भी है, अब क्या करें? कि सबसे पहले तो कि वो एक पैशन होना ज़रूरी है। जिस तरह अभी आपने शुरू में बात की कि हर कोई तो फेमस नहीं हो सकता या हर किसी को एक तरह के मौके नहीं मिल सकते। अगर एक क्लास है जिसमें लेट्स से 60 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से कितने लोग आगे जाएंगे? तो उसमें आपकी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड आपका पैशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेकेंडली, अब फॉर्चुनेटली इस मुल्क में भी इस तरह के इदारे हैं और गैलरीज़ हैं। जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो वहाँ पे एक कॉल्स होती हैं जो कि फ्रेश आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट की कॉल्स होती हैं, और आप अपना काम
सबमिट कराते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं, तो देयर लाइक क्राइटेरियाज। एक्टर्स की ऑडिशंस होती हैं बिल्कुल उस इसी तरह तरह से, ये से भी एक मामला होता है। बिल्कुल। So यहाँ पे होता है, बाहर ज़्यादा होता है ये नहीं? बाहर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे शुरू हो चुका हुआ है। तो फिर इसी तरह से एजेंसीज जिस तरह होती हैं, उसी तरह से आर्ट की एजेंसीज भी होती हैं जो आपको गाइड करती हैं कि आपने अगर लेट्स से कहीं काम अपना भेजना है तो उसकी आर्टिस्ट स्टेटमेंट कैसे होगी, या आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी जैसे इंपॉर्टेंट। दुबई में एक बहुत बड़ा आर्ट फेस्टिवल होता है, जिस आर्ट का वो एक होता है, पता नहीं क्या उसको बुलाते हैं, दुबई आर्ट फेयर, दुबई आर्ट फेयर, दुबा, हाँ वो, तो वहाँ पे बहुत से लोग चाहते हैं कि बस 2 सेकंड का उनको टाइम मिल जाए अपनी चीज़ दिखाने का या बोलने का मौका मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका हिस्सा बंदा सोचने का एक ख्वाब ही होता है। दुबई इसलिए कह रही हूँ, कोई बिल्कुल नुक्कर पे है, अक्रॉस द बॉर्डर होता था, वो आपको पता है बॉर्डर इशूज़ जो हैं उसकी वजह से वो भी नहीं हो सकता। सो अब बंदा कहाँ जाए? आपने कहा हर बंदा नहीं बन सकता इंटरनेशनल स्टार, सॉरी यहाँ पे ज़ोलॉजी, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, आर्टिस्ट हर बंदा तो नहीं बन पाता कामयाब। पर देखें, डॉक्टर, जब बच्चा डॉक्टरी सीखता है, रेजिडेंसी कंप्लीट करता है, तो डॉक्टर तो बन जाता है ना, पैसे तो फिर भी कमा लेता है। यहाँ पे बड़े मसाइल होते हैं। जी, अच्छी बात ये है कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में भी बेनाले शुरू हो चुके हैं। कराची बेनाले है, लाहौर बेनाले है। सो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हम सिर्फ बाहर ढूंढते थे, वो यहाँ पे भी आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे बाहर के आर्टिस्ट को दिखाना शुरू कर दिया है। सो हमने वो एक्सचेंज जो है वो शुरू किया है, सिर्फ यहाँ से बाहर दिखाना नहीं, बाहर के यहाँ पे भी दिखाना शुरू किया है। सो आर्ट के ऊपर वाकई तवज्जो तो फ़र्क हुई है, आ रही है, और उनका उसके बारे में लोगों के तासरात भी बदल रहे हैं, राइट। सो जो ट्रजेक्ट्री की आप बात कर रही हैं, बचपन से ऑब्वियसली स्कूलिंग है। डॉक्टर बनने के लिए आप किसी बच्चे को साइंस तो शायद ज़बरदस्ती सिखा लें, लेकिन आर्टिस्ट बनने के लिए आप उसको कला नहीं डाल सकते उसके अंदर। वो पैशन की बात है, जैसे सदफ ने कहा, और वो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि आपने अगर डिसिप्लिन कर लिया ना अपने आप को, कि आपने रोज़ बैठना ही बैठना है, आपने उसको ऐसे करना है काम जैसे आपकी 9 to 5 की नौकरी है, सो यू विल गेट समवेयर। वो सारी जो है ना, वो लगन की गेम है। बाकी फिर आपके एक सेट पाथ है, स्कूलिंग है, कॉलेज में आर्ट की डिग्री है, उसके बाद आपकी थीसिस शो लगता है, उसमें गैलरिस्ट्स आते हैं, गैलरी शोज़ मिलते हैं। सो अब एक लेड आउट पाथवे है। बिल्कुल सही। अच्छा, वो जो मेरा एक डिजिटल की दुनिया वाला सवाल है, अगेन व्हेन आई वाज यंगर, जब कंप्यूटर का इतना ज़्यादा उस तरह से यूज़ नहीं हो रहा था, ये AI सारी चीज़ें नहीं आई थी, तो आर्ट जो है वो हाथ से तख्लीक किया जाता था। अब कंप्यूटर पे भी तख्लीक किया जाता है। अब कोई चीज़ बना के लगा दी जाती है और लोग उसको आके देख तो लेते हैं, लेकिन आप उसको ख़रीद नहीं सकते, उसको ले जा नहीं सकते। ये क्या मामला है? आपको स्केच करने में, लेट्स से आपने हाथ से स्केच करना है, आपके पास एक आइडिया आ गया और आपने स्केच करना है, तो आपको 2 दिन लग रहे हैं या 5 दिन लग रहे हैं, लेकिन अब आपके पास वो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, एंड देन आप उसमें से उसको एडिट कर सकते हैं। मगर उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपका दिमाग है, जो इंसान वहाँ पे मौजूद है। खाली AI कुछ नहीं कर सकता। सो इट्स हाउ यू एक्चुअली यूज़ AI, और ये पूरा जो डिजिटल फॉर्मेट है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसकी अहमियत ज़्यादा होती जाएगी। जो आपका ब्रेन है, हाउ यू कि इंसान सोचता कैसे है। इंस्टॉलेशन का किसी को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, आपने एक चीज़ लगाई, वो हो गई, देख के लोग चले गए, लेकिन उसका आपको बेनिफिट क्या हुआ एज एन आर्टिस्ट? क्योंकि वो कोई ख़रीद के घर तो नहीं लेके जा सकता। वो एक केला भी पता नहीं कितने हज़ारों डॉलर का बिका था, मिलियंस का, बट वो चलो एटलीस्ट एक चीज़ थी जो वो उठा के अपने घर ले गया टेप के साथ, और फिर उसने खा भी लिया नालायक ने, जिस पे कुछ समझ नहीं आई वो हज़म कैसे हुआ। इतना महंगा केला मैं आज तक, आपको पता ना दैट केला। जी। फिर एक अंडे की इंस्टाग्राम पे तस्वीर आई और उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, वो सिर्फ एक अंडा था। ऐसा फ़ायदा क्यों होता है? शुगल, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं शुगल है बेसिकली ना, वो शौक है। देखें, ये जो कंसेप्चुअल आर्ट है उसके पीछे इंस्टॉलेशन अच्छा, ये है कंसेप्चुअल आर्ट जी। तो उसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो कभी कभार विजुअल को ओवर पावर कर देता है, कि विजुअल और कॉन्सेप्ट जो है वो आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। सो उसके अंदर जो है वो एक बहुत लंबी दास्तान बन जाएगी अगर इफ़ आई गो इनटू द रूट्स ऑफ दैट एक्चुअल आर्ट वर्क। जो आप केले और टेप की बात कर रही हैं, वो केला एक्चुअली उन्होंने घर जाके नहीं खाया था, वो गैलरी में कोई आके खा गया था। सो और अब उस पर लॉ सूट चल रहा है। सो उसकी एक बड़ी लंबी कहानी है। सो अब एक कहानी उसका एड्रेस थे, मैंने उसके घर जाके उसको थप्पड़े लगानी है। वैसे हो सकता है बेचारे को नहीं पता, भूख लगी वो खा लिया।
नहीं पता था, उसने महंगा केला खाना था, महंगा उसने केला खा लिया। खाना, मगर अब बात है कि उसका नाम जो है वो अखबार में है। ये इस केले की गेम अब नहीं है, अब केले की कहानी की बात है। सो आर्ट जो है वो सिर्फ एक विजुअल पे स्टिल नहीं हुआ, अब उसकी कहानी भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आर्ट बढ़ता गया ओवर द एजेस। फ्यूचर ऑफ आर्ट क्या है पाकिस्तान में? व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि देखें, एक वक्त था जब एक नाम या कोई दो नाम आप बाहर सुनते थे कि ओ वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट, या खैर उससे पहले के जो आर्टिस्ट, पाकिस्तान से पहले के जो आर्टिस्ट थे साउथ एशियन आर्टिस्ट, अब बड़े नाम आ गए माशाल्लाह। बिल्कुल। और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एक पेंटिंग के, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मज़ीद इन लोगों को कामयाबी दे, हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। तो फ्यूचर क्या है आर्ट का? क्योंकि देखिए हम आर्टिस्ट परेशान हैं, सीधी बात है, मानता कोई नहीं है। मैं तो ऑनर मानती हूँ कि एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, हर चीज़ एआई पे बन जाती है तो मेरी क्या ज़रूरत है, रोज़ी रोटी गुड बाय। तो जब तक चल रही है उसको एंजॉय करते हैं। तो आप फ्यूचर ऑफ आर्ट है क्या पाकिस्तान में? तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो आर्ट की इम्पोर्टेंस है कि ये जो स्टूडियो में बैठ के लोग काम कर रहे होते हैं 24/7, वो एक्चुअली एक थिंकर या एक फ़िलासफ़र की तरह काम कर रहे होते हैं, जिस पे आई गेस वो पूरी दुनिया चल रही होती है, यू नो, साइलेंटली वो एज फ़िलासफ़र्स और थिंकर्स काम कर रहे होते हैं। सेकेंडली जो आपका सवाल है कि आर्ट का फ्यूचर, तो इंटरनेशनली तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोकल लेवल पे भी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं जिन लोगों ने बाय चॉइस बाहर काम नहीं किया और उन्होंने कहा कि हमने अपने मुल्क में ही रह के और अपने मुल्क से ही जो है सारा कुछ यहीं पे जो भी करना है अर्न करना है, यू नो। सो देयर आर एग्जांपल्स। ठीक है, थानू नहीं पसंद तो सानू दे दो कमा के। एनीवे, या बट इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि जिसमें एक जो इकॉनमी है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है पाकिस्तान के साथ जो जुड़ा हुआ है। ज्वेलरी में मेरा इंटरेस्ट बहुत लेट ज़िंदगी में डेवलप हुआ। मैं 13-14 साल की थी, मुझे ये होता था हाय मैंने पेंटिंग ख़रीदनी है। एंड मज़े की बात ये कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स एम ही ख़रीद ली जो बड़े कम कीमत की थी, और वो आर्टिस्ट जब बहुत फेमस हुए तो उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। और व्यूअर्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं। मैंने ऑलरेडी फैसला किया हुआ है कि ये वाली पेंटिंग्स हमजा को जाएंगी, ये वाली पेंटिंग्स हसन को जाएंगी, ये नूर को जाएंगी। ये आपके इनहेरिटेंस का भी हिस्सा बनती है, आपकी फैमिली लेगेसी का हिस्सा। राइट के रॉन्ग मैम? एब्सोल्युटली इन्वेस्टमेंट है एक आर्ट। अब देखी जाती है एज एन इन्वेस्टमेंट। एक ज़माने में एक शौक माना जाता था, अब एक इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। लोग जो हैं उनको पता है कि भाई इसमें क्या बुराई है, अगर आपको एक चीज़ हसीन लगती है, आप रोज़ उसको देखना चाहते हैं, आपके घर में लगी हुई है और लगे उसकी कीमत जो है वो दुगनी तिगनी होती जा रही है ओवर द ईयर्स, ये सबको समझ आती है। विन विन। एंड द पॉइंट इज़ हर बंदे का अपना मिजाज है। अब लोग कह रहे हो कि कहा लोगों की, मुझे फिगरेटिव आर्ट बहुत पसंद है और मोस्टली मेरे घर के अंदर ही है। लेकिन व्यूअर्स, बहुत से लोग जो फिगरेटिव की तरफ नहीं जाना चाहते, वो लैंडस्केप्स की तरफ चले जाते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट एरियाज दैट यू कैन प्ले विद। कैलीग्राफी इन इट सेल्फ एक बड़ा खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। तो जो लोग ज़्यादा मजहबी तौर पे इंक्लाइंड है, जो नहीं इस तरह की चीज़ लगाना चाहते घर में, वो जो ज़माना था ना जब आप पोस्टर ख़रीद के दीवार पे लगा लेते थे पेंटिंग के फ्रेम में, वो वक्त चला गया है। एक वक्त पे ओल्ड मनी न्यू मनी का भी फ़र्क इसी पे डिफाइन किया जाता। खैर ये चीज़ें बहुत दकियानूसी, हम इनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। बट लोग कहते थे हाय वो बड़ा ख़ानदानी है, उसके घर में सारे फलां आर्टिस्ट की पेंटिंग लगी, ख़ानदानीपन भी इसी में पता चलता था। एनीवे, क्लोजिंग में मैम आप क्या पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी और आप क्या देना चाहेंगी? सो मैं तो बस यही कहूँगी कि अपना जो पैशन है उसको पूरी ज़िंदगी आप फॉलो करें। जो भी किसी का पैशन है, अगर खाना पकाना या पेंटिंग करना या जो आपकी ज़िंदगी का एक अल्लाह ताला ने सबको एक हिस्स दी है जो कि एस्थेटिक्स के साथ है, बिल्कुल। सो उसको ना छोड़ें और अपना पैशन जो है ना उसको ज़रूर फॉलो करें। वही वाली बात ना, पैशन को प्रोफेशन बना ले। पिछले 15 साल से तो मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ व्यूअर्स ऑन एयर कि पैशन को प्रोफेशन बना ले। काम पे आपको घर से ज़्यादा मज़ा आएगा। इट्स ट्रू, ज़्यादा वक्त हम लोग काम पे ही गुजारते हैं, और अगर उसको, और वो करना ही है, तो अगर उसे मज़े से करेंगे, इंजॉय करेंगे, तो घर काम दोनों चीज़ें आपके लिए एक बड़ा इंजॉयबल एक्सपीरियंस होगी, जो आर्टिस्ट के लिए होता है व्यूअर्स। जी मैम। सदफ ने बहुत अच्छी बात की। जो लोग बेसिकली आर्ट नहीं भी करते या जानते करना या उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते,
पैशन जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लोग आर्ट करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए मेरा ख़्याल ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आर्ट और आर्टिस्ट्स को ख़ुद भी प्रमोट करें। जब आप एज अ क्यूरेटर काम करते हैं, आप शोज़ लगाते हैं किसी के, आप और आर्टिस्ट को लेके आते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको एक स्पेस देते हैं, आई थिंक वो इन इटसेल्फ एक सर्विस होती है आर्ट इन इटसेल्फ के लिए, क्योंकि आर्ट ही आपको एक सॉफ्टवेयर इमेज देता है, एक वर्ल्ड में पहचान देता है, विच इज़ अ सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ हाउ पीपल सी योर कंट्री इन मोर वेज दैन वन। सो मेरा ख्याल है कि उसको प्रमोट करना फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द आर्टिस्ट कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाते जाते जल्दी से एक टीज़र दे दें कि आजकल काम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है। जी मैम। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो है जो कि सौलत ने और मैंने हम दोनों ने मिलके इसको लगाया है, और इस शो में इंटरेस्टिंग बात ये है कि जेनेटिक कोडिंग की बात हो रही है, जेनेटिक्स की बात हो रही है, डीएनए की बात हो रही है। तो उसमें हमारे मुल्क के सारे बड़े मशहूर किस्म के नाम हैं, मायनाज आर्टिस्ट हैं जो इनका काम वहाँ पे लगा है। और सौलत इस शो में सिर्फ और सिर्फ सीनियर आर्टिस्ट थे, और ये 3 पार्ट्स का शो है। एक पार्ट लगा था अप्रैल में, एक आएगा सितंबर में, एक आएगा दिसंबर में, जिसमें पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट एंड द डायस्पोरा, जिसमें हमने न्यूयॉर्क से लेके ऑस्ट्रेलिया तक के आर्टिस्ट को जो है जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं उनको इंक्लूड किया है। सो आई थिंक ऐसे शोज़ जो हैं वो बार बार आपको देखने को नहीं मिलते। Amazing. See it when it comes up. Congratulations and thank you. Thank you. Thank you for your contribution towards art. ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम हर बंदे को उसकी कैपेसिटी में, डॉक्टर उसका करते हैं, तो जो आर्टिस्ट एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं और एक मैसेज लेके आते हैं, और टू बी ऑनेस्ट हम जैसों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं अपने काम के थ्रू, उनको रिकग्नाइज़ करना और उनका भी शुक्रिया अदा करना व्यूअर्स बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग अक्सर लोगों को हल्का ले जाते हैं, आर्टिस्ट कम्युनिटी को हल्का नहीं लेना। ये हम सबसे ज़्यादा आगे हैं और हम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स। थैंक यू सो मच। शेफ़ आमना, आपका भी शुक्रिया। बड़ी अच्छी हांडी रोटी आपने तैयार की है। अभी हम इसको एंजॉय भी करेंगे, और आप भी जब भी कोई चीज़ तैयार करती है कोशिश करती हैं कि उसके अंदर अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी ज़रूर लेके आए, जो आपकी भी बड़ी सॉलिड है। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।